आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है यंग डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पैरेलल वेव फ्रंट आके एक सिंगल स्लिट से पास करता है, तो पैरेलल वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स जैसा होगा। अब सिंगल स्लिट पे एग्जैक्टली जो पॉइंट आ रहा वो तो वेव हो जाएगा स्फेरिकल, और वो स्फेरिकल वेव जब आगे ट्रांसलेट करेगा तो आपको दो स्लिट दिख रहे हैं जहां से दो पॉइंट सोर्स स्फेरिकल वेव जनरेट करेगा, और दो पॉइंट सोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम है। दोनों पॉइंट सोर्स स्लिट पे एग्जैक्टली जो पॉइंट आ रहा वो पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और वहां से जो दो वेव निकल रहा उसका इंटरफेरेंस हो रहा, और वो इंटरफेरेंस पैटर्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे होंगे ब्राइट एग्जैक्टली सेंटर पे, जिसको सेंट्रल ब्राइट कहते हैं, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में, जिसमें आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स, ये ऑप्टिक्स कौन जोड़ेगा भैया, वेव ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 3 में स्वागत करते हैं सभी बच्चों का। और आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं रिवीजन ऑफ वाईडीएससी को पहले रिवाइज करेंगे, फिर मॉडिफिकेशन इन वाईडीएससी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर डिफ्रैक्शन का पैटर्न देखेंगे और बहुत सारे पीवाईक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वाईडीएससी का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मैं नहीं दिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं जो लिखूंगा वो चीज दिखेगा और लाइट ऑन हो जाएगा, बाद में चिंता नहीं करना। लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल मैंने पूरा पे किया है, समझ रहे हैं आप। देखिए तो भाई साहब, यहां पर हमने एक स्लिट बनाया और यहां पे हमने एक स्लिट बनाया, तो डबल स्लिट हो गए। अब यहां पे कोई भी वेव जो जा रहा होगा, उस वेव का वेव फ्रंट का ये पॉइंट एक सोर्स की तरफ बिहेव करेगा, ये पॉइंट भी सोर्स की तरफ बिहेव करेगा। सर सोर्स तो ये भी रहेगा, लेकिन इसको ये रोक देगा। स्लिट पर एग्जैक्टली जो पॉइंट आएगा वहां से स्फेरिकल वेव ट्रांसलेट करके प्रोपगेट करके आगे जाएगा, और डी डिस्टेंस पर यहां से स्क्रीन रख दिया। दोनों सोर्स के बीच में डिस्टेंस है स्मॉल डी। एग्जैक्टली सेंटर पर दोनों वेव से जो लाइट आ रहा होगा वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जिसको कहते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल बीएफ। ठीक है, मान लीजिए यहां से वाई डिस्टेंस पर हम देखते हैं कि क्या बनेगा। तो इस लाइट से जो वेव आया वो यहां पहुंचा, इस लाइट इस सोर्स से जो वेव आएगा वहां पहुंचेगा। इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है, यहां से यहां के डिस्टेंस को अगर हम कुछ लेते हैं y, मतलब t ले लो, तो यहां से यहां की डिस्टेंस होगी t, तो एक्स्ट्रा यही चला है क्या? हाँ, अगर ये d है और ये एंगल थीटा है तो ये d साइन थीटा हो जाएगा। तो d साइन थीटा इज नथिंग बट योर पाथ डिफरेंस, d साइन थीटा, d साइन थीटा इज योर पाथ डिफरेंस। जहां पे साइन थीटा को tan थीटा भी लिख सकते हैं। अगर यहां पे हम ये केस देखें, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो साइन थीटा को tan थीटा लिखेंगे क्योंकि थीटा छोटा है। स्क्रीन को हम बहुत लार्ज डिस्टेंस पे रख रहे हैं, d बहुत बहुत बड़ा है स्मॉल d से, तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस y बाई डी। तो ये साइन थीटा को tan थीटा लिखेंगे, इसको y बाई डी लिखेंगे, तो पाथ डिफरेंस आ गया dy बाई कैपिटल D। बस ये है तुम्हारा पाथ डिफरेंस, यही है ना, स्मॉल dy बाई कैपिटल D। ये है बेटा पाथ डिफरेंस। ये क्या है? पाथ डिफरेंस। यही सारा खेल खेलता है, यही आपको याद होना चाहिए, और बड़ा आसान है। पाथ डिफरेंस यहां से तुम अगर समझे ना, ये डी साइन थीटा होता है। अगर ये समझ गए डी साइन थीटा होता है तो साइन को tan लिख दो, और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये d y बाई डी। साइन थीटा को tan थीटा लिखा, इसको लिख दिया y बाई डी। अगर मैं मानता हूं कि यहां पे एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही हो रहा, तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट y, ये जो पाथ डिफरेंस है वो n लेमडा के बराबर, 2n लेमडा के बराबर। कितना? 2n लेमडा के n लेमडा, 2n पाई होता है लेकिन n लेमडा के बराबर होगा पाथ डिफरेंस। n लेमडा इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाई कैपिटल D। तो y बराबर क्या हो जाएगा? n लेमडा कैपिटल D बाई स्मॉल d। ये है पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, यही था nth bf, पोजीशन ऑफ nth bf, एंड पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज क्या आएगा? df क्या आएगा? 2n माइनस 1 लेमडा कैपिटल D बाई 2d। यही है क्या? हाँ, यहां पे
n को तुम कहां से शुरू करोगे, 1 से। n को 1 रखोगे तो फर्स्ट डार्क आएगा, n को 2 रखोगे सेकेंड डार्क आएगा, 3 रखोगे थर्ड डार्क आएगा, 4 रखोगे फोर्थ डार्क आएगा। n को 1 रखो तो 2 गुना 1, तो यहाँ पे सॉरी 2 गुना 2 और n को 1 रखे, 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। लेमडा कैपिटल डी बाई 2d, लेमडा कैपिटल डी बाई 2d, 2 रखोगे 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 माइनस 1 जाएगा तो बचेगा 3 लेमडा कैपिटल डी बाई 2d। क्लियर है क्या? बताओ तो कंसेक्यूटिव क्या बचेगा, लिख ही लेते हैं। पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज, वन फर्स्ट डीएफ, ये बचेगा आपका लेमडा कैपिटल डी बाई 2d, लेमडा बाई 2d पाथ डिफरेंस पे होगा। सेकेंड डीएफ, सेकेंड डार्क फ्रिंज, 4 में से 1 जाएगा 3 लेमडा कैपिटल डी बाई 2d। थर्ड डीएफ होगा 3 दूना 6 में से 1 जाएगा 5 लेमडा कैपिटल डी बाई 2d, यही आएगा क्या? अच्छा, अब यहां पे अगर हम फ्रिंज विड्थ की बात करें, बीटा फ्रिंज विड्थ की बात करें कि कितने चौड़ाई का, मान लो ये ब्राइट है, ये फिर ब्राइट है, ये फिर ब्राइट है, तो यहां से यहां तक ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी, फिर डार्क फ्रिंज की चौड़ाई, फिर ब्राइट फ्रिंज, फिर यहां से यहां तक डार्क, फिर ब्राइट, फिर यहां से यहां तक डार्क। तो फ्रिंज विड्थ होता है लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, यही बचता है क्या? लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी। जितना सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस बढ़ाएंगे बीटा बढ़ेगा, एंड बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी। जितना इसके बीच की डिस्टेंस को घटाएंगे बीटा बढ़ेगा, मतलब डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड कैपिटल डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी चीज को एक्सपेरिमेंटली हम यहां पे देखते हैं, इसी चीज को एक्सपेरिमेंटली हम यहां पे देखते हैं। बताओ बीटा क्या था? देखो ये 2 पॉइंट सोर्स स्लिट और ये स्क्रीन, कैपिटल डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, कैपिटल डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। आपकी आंखों के सामने दिखाते हैं, देखिए अगर मैं कम करूंगा तो यहां पे विड्थ की चौड़ाई घटेगी, देखिएगा, देखिए घट गया, घट गया। अगर एकदम थोड़ी ना चिपका दूंगा भाई गड़बड़ हो जाएगा, तो घट गया। और जैसे जैसे सोर्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ेगा। देखो बताओ मजा आया कि नहीं आया? बताओ, ये बढ़ गया। देखो यहां से यहां तक है, ये देख रहे हो, ये यहां तक है। जैसे जैसे डी घटाऊंगा तो ये घटेगा, क्योंकि बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। चलना भाई रे चल, देखो घट के कितना कम हो गया। अच्छा मीडियम डिस्टेंस पे रख लेते हैं। अब बताओ इन दोनों स्लिट के बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस कम करूंगा विड्थ बढ़ेगा, देखो बढ़ गया विड्थ। हो भाई साहब एक ही बन रहा है रे यहां से यहां तक ब्राइट फ्रिंज बन रहा, फिर डार्क आया है। अब इस डी को बढ़ाऊंगा तो फ्रिंज विड्थ घटेगा, देखना देखो फ्रिंज विड्थ देखो घट रहा है, वो कितना घट गया, देखो कितना छोटा छोटा हो रहा है। और जितना डी को घटाऊंगा फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा, देखो ये परफेक्ट साइज है, ये परफेक्ट साइज है। तो क्या आपको फील आया यहां पे बेटा? क्या आपको ये फील आया? बताइए क्या फील आया कि जो बीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी होता है, ठीक है। एंड बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ भी होता है। हाँ सही बात है सर। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होता है? लेमडा बाई डी। एंगुलर फ्रिंज विड्थ मतलब जो एंगल होता है ना वो कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी। ये पूरी कहानी है और हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, दोनों स्लिट की अगर विड्थ सेम है तो वहां से निकलने वाले लाइट वेव का इंटेंसिटी सेम होगा। दोनों स्लिट का अगर विड्थ सेम है, अगर दोनों स्लिट का चौड़ाई सेम है, चौड़ाई ये स्लिट की चौड़ाई, तो वहां से निकलने वाले लाइट की इंटेंसिटी सेम होगी। अगर मान लो इसकी चौड़ाई थोड़ी अलग है, ये W1 चौड़ाई है और ये W2 चौड़ाई है, तो यहां से निकलने वाले लाइट वेव की इंटेंसिटी इसके विड्थ के प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान से देखिएगा, W1 W2 इज इक्वल टू I1 बाई I2। अरे ऐसे लिखो, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इक्वल टू लिख दो, इक्वल टू रेशियो ऑफ विड्थ। रेशियो ऑफ इंटेंसिटी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ विड्थ। रेशियो ऑफ इंटेंसिटी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ विड्थ। जो इंटेंसिटी का रेशियो होगा, यहां से निकलने वाले लाइट की इंटेंसिटी का जो रेशियो होगा वो एग्जैक्टली इसके विड्थ के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मान लो ये दोनों विड्थ सेम है, स्लिट की चौड़ाई सेम है, तो निकलने वाले लाइट वेव की इंटेंसिटी सेम होगी। चौड़ाई अगर 1:2 के रेशियो में है तो इंटेंसिटी 1:2 के रेशियो में होगी। सर उससे क्या हो जाएगा, उससे ये होगा कि मान लो इन दोनों की इंटेंसिटी सेम है, तो जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनता है या कोई फर्स्ट सेकेंड थर्ड ब्राइट फ्रिंज बनेगा, सेम अगर विड्थ है, अगर विड्थ सेम है तो इंटेंसिटी सेम होगी, और इंटेंसिटी सेम होगी तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा 4i cos स्क्वायर 5/2। यही पढ़ा था क्या? हाँ याद आ गया लौरे, 4i cos स्क्वायर 5/2, यही तो नेट था। अगर दोनों का इंटेंसिटी अलग अलग होता तो आई नेट का फॉर्मूला आप पढ़ रहे थे I1 प्लस I2, याद करिए, +2 रूट अंडर I1 I2 इंटू कॉस 5, सिंपल कॉस 5। यह आया था क्या आई नेट का फॉर्मूला? हाँ जी। तो अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम हो तो 4i cos स्क्वायर 5/2, अगर इंटेंसिटी डिफरेंट हो तो I1 I2 2 रूट I1 रूट I2 इंटू कॉस 5। ये तो सर इंटरफ्रेंस में आपने पढ़ाया था, तो यहां पे क्या हो रहा है? अच्छा हाँ, यहां पे भी तो दो सोर्स है, दोनों सोर्स का इंटरफ्रेंस पैटर्न हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही तो डिफरेंस है, और क्या खास बात है? सर बहुत अच्छा लगा ये सारी चीजें देख के। आओ एक सवाल करो और अच्छा लगेगा। इन YDSC, देखना ध्यान से, इन YDSC d इज इक्वल टू 2 mm, स्मॉल d इज इक्वल टू 2 mm, स्मॉल d इज इक्वल टू 2 mm, कैपिटल D इज इक्वल टू 2 मीटर, वेवलेंथ इज इक्वल टू 500 नैनोमीटर। इफ इंटेंसिटी ऑफ द टू स्लिट्स आर I0 एंड 9I0, अब लो दोनों की इंटेंसिटी अलग अलग है, I0 एंड 9I0, मतलब उनके विड्थ का रेशियो अलग है, विड्थ सेम नहीं है, स्लिट विड्थ सेम नहीं है, तो इंटेंसिटी अलग अलग है। फाइंड द इंटेंसिटी एट y इज इक्वल टू 1/6 mm। y कहां से देता है? y तो ये पोजीशन ऑफ nth डार्क या ब्राइट फ्रिंज है सेंट्रल मैक्सिमा से। ये है तुम्हारा कहानी, ये एक स्लिट, ये एक स्लिट। स्क्रीन पर देखेंगे, स्क्रीन पर देखेंगे तो यहां से सेंट्रल मैक्सिमा से वाईएथ पोजीशन कुछ ये आएगा। ये y की वैल्यू दी है 1.6 mm। यहां पे इंटेंसिटी पूछा है, तो यहां पे डार्क होगा कि ब्राइट होगा? अब तो ये कैसे पता लगेगा यहां पे डार्क होगा या ब्राइट होगा? अच्छा एक मिनट, वहां पे इन दोनों लाइट से पहुंचने वाले वेव के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा? फेज डिफरेंस निकालना आसान है अगर तुमको पार्ट डिफरेंस निकल जाए तो पार्ट डिफरेंस तो बहुत इजी होता है, डेल्टा x इज इक्वल टू डी साइन थीटा, यहां पे थीटा लिखते हैं, और इस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा इज परपेंडिकुलर y बटा बेस कैपिटल D, y बाई कैपिटल D। ये हो गया तुम्हारा फेज डिफरेंस, सॉरी पार्ट डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस यहां से निकाल सकते हैं, डेल्टा x इज इक्वल टू स्मॉल d की वैल्यू दी हुई है 2 mm मल्टीप्लाई y दिया हुआ है आपका 1/6 mm, नीचे हो गया 6 mm, 1/6 mm था तो नीचे चला जाएगा 6, d है 2 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये मिलीमीटर मिलीमीटर, ये हो जाएगा आपका माइक्रोमीटर, मतलब 10 का पावर -3 10 का पावर -3 10 का पावर -6 बटा 1/6। 1/6 माइक्रोमीटर इज फेज पाथ डिफरेंस। इस पाथ डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग हम फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमें डेल्टा फाई के टर्म्स में या फाई के टर्म्स से पता है। फाई होता है बेटा 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, 2 पाई बाई लेमडा हमें पता है 500 नैनोमीटर, मतलब 500 इंटू 10 टू दी पावर -9 लेमडा, और डेल्टा एक्स है 10 का पावर -6/6। ध्यान से देखना बेटा, ये 10 का पावर -9 ऊपर चला जाएगा तो 10 का पावर +9, और 10 का पावर -6 से कैंसिल होगा तो 10 का पावर 3, नीचे हो जाएगा तुम्हारा 5 × 30, तो ये बनेगा तुम्हारा 2 पाई बटा 30 इंटू 30, ऊपर में 10 टू द पावर 3, ये कट गया इससे, तो 2 पाई/3 आ रहा। वाह, 2 पाई/3 तुम्हारा फेज डिफरेंस आ रहा। अब तुम्हें अगर इस पॉइंट पर दोनों वेव से आने वाले लाइट के बीच में फेज डिफरेंस पता चल गया, तो इंटेंसिटी दोनों का डिफरेंट है, तो आई नेट का फॉर्मूला हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 इंटू कॉस 5। यही तो इंटरफ्रेंस में जनरल इंटेंसिटी का फॉर्मूला था। कितना स्मूथ और इजी है ये चैप्टर, देखिएगा प्लीज। I1 की वैल्यू सर आ जाएगी आपका I0, I2 इज इक्वल टू हो जाएगा 9I0 प्लस 2 रूट I0
रूट 9i0 इंटू कॉस 2π/3, मतलब कॉस 120 डिग्री, 2π/3 ना, तो 120 डिग्री हो गया, π/3 60 मल्टीप्लाई टू 120, कॉस 120 की वैल्यू कॉस 60 के बराबर बट निगेटिव साइन माइनस हाफ, कॉस 120 माइनस हाफ होगा। तो 9i0 i0 ये हो जाएगा आपका 10i0 प्लस 9i0 रूट से बाहर जाएगा तो 9 बाहर जाएगा तो 3 मल्टीप्लाई टू 6, रूट i0 सिंपल i0 एंड कॉस 120 डिग्री माइनस 1/2, 2 से कैंसिल होगा ये 3, माइनस बाहर आ गया तो -3, 10i0 माइनस 3i0 इज इक्वल टू 7i0 इज योर करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। 7i0 इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ नहीं, फ्रिंज इंटेंसिटी, फ्रिंज इंटेंसिटी, फ्रिंज की इंटेंसिटी अलग अलग पोजीशन पे, अलग अलग एंगल पे फ्रिंज की इंटेंसिटी क्या होगी वो ग्राफ बनाए। सर ये तो कोई नया चीज बता रहे हो? नहीं बुर्बक, फॉर्मूला पता है, अगर दोनों वेव की इंटेंसिटी सेम हो, मतलब दोनों ही फ्रिंज से निकलने वाले वेव की इंटेंसिटी अगर सेम हो, इफ I1 बराबर I2 बराबर I, तो I नेट जो आएगा फॉर्मूला अलग अलग पाथ, अलग अलग फेज डिफरेंस पे, वो आएगा 4i cos स्क्वायर 5/2। अरे हाँ सर, तो 4i तो तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, i वर्सेस 5 का ग्राफ कैसा होगा? तो 4i बाहर रखो और 5 के साथ cos स्क्वायर 5/2 का ग्राफ बना दो। तो जब 5 0 रखोगे तो cos 0 क्या होगा 1, i नेट बराबर आएगा 4i। देखो जब 5 को हमने यहां पे 0 रखा, देखो ये 4i0 आ गया, देखो सर i0, अरे i0 ये i0 मान लिया होगा, इंटेंसिटी दोनों का सेम, तो 4i0 आ गया। अच्छा बस इतना है क्या? हाँ, अब cos स्क्वायर 5/2 है, अब 5 को क्या रखो, अगर तुम 5 को π/4 रखोगे, 5 को तुमने रखा मान लो π/4, नहीं 5 को रखा पाई, 5 को रखा पाई, 5 को क्या रखा पाई, 5 को अगर पाई रखोगे तो cos π/2 0 आएगा, तो 5 बराबर पाई पे तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। सही बात है यार, फेज डिफरेंस पाई होता है तभी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है ऑड पाई पे। देखो यहां पे पाई, तो पाई पे क्या होगा इंटेंसिटी 0, और देखो cos स्क्वायर 5/2 का ग्राफ ऐसा बन जाएगा। फिर जब 5 बढ़ाओगे देखो फिर से मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगा तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां होता है? इवन पाइज पे। तो देखो 0, देखो 5 इज इक्वल टू 2n पाई फॉर ci एंड 5 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई फॉर di। अब यहां पर n की वैल्यू रखते जाओ तो ये आएगा, n की वैल्यू 0 पे 0, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 पाई, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 दूना 4 पाई, n की वैल्यू 3 रखोगे तो 6 पाई एंड 8 पाई एंड सो ऑन। 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, देखो 0 0 पे मैक्सिमा, फिर ये मैक्सिमा 2 पाई पे, फिर 4 पाई पे मैक्सिमा, फिर 6 पाई पे मैक्सिमा। और इंटेंसिटी 0 कहां कहां होगा? ऑड पाई पे। देखो पाई पे इंटेंसिटी 0, फिर 3 पाई पे इंटेंसिटी 0, 5 पाई पे इंटेंसिटी 0। तो हो सकता है 4 ग्राफ बना दे आई वर्सेस 5 का और पूछे कि कौन सा सही होगा। देखो कॉस का ग्राफ है इसलिए मैक्सिमा से शुरू हुआ है। एकदम आसान है भाई, एकदम आसान है, कोई खास बात ही इसमें नहीं है। ये तो बस सेटअप बना दिया, इसको जरूरी नहीं है बनाना। अगर तुम फाई समझते हो क्या है फेज डिफरेंस तो ये बनाना जरूरी नहीं। क्लियर है क्या? ये बात समझ में आया बेटा? अब हम लेमडा पे डिपेंडेंसी थोड़ा सा और डिटेल में एनालिसिस करते हैं। अच्छा, शेप ऑफ फ्रिंज क्या होता है ये भी पूछा जाता है। शेप ऑफ फ्रिंज क्या है? तो शेप ऑफ फ्रिंज बेटा होता है हाइपरबोलिक। शेप ऑफ फ्रिंज याद रखिएगा, हाइपरबोलिक। इन जनरल S2p माइनस S1p इज इक्वल टू C रिप्रेजेंट अ हाइपरबोलिक कर्व। यहां पे शेप ऑफ फ्रिंज जब स्क्रीन पर देखते हैं ना तो आपको तो बस ये एक साइड व्यू दिखाई देता है। अगर आप पूरा 3 डायमेंशनल स्पेस में देखेंगे तो आपको सेंट्रल वाला ब्राइट फ्रिंज तो ऐसे दिखाई देगा, लेकिन ऊपर वाला ब्राइट फ्रिंज हल्का टेढ़ा, फिर और ज्यादा टेढ़ा, फिर और ज्यादा टेढ़ा, फिर ये सीधा, फिर हल्का टेढ़ा, फिर और ज्यादा टेढ़ा, हाइपरबोलिक। इस तरह का फ्रिंज होता है। फ्रिंज अगर जनरल केस में आपसे पूछ ले तो क्या बोलेंगे? हाइपरबोलिक फ्रिंज। कैसा फ्रिंज होता है? हाइपर। देखिए ना यहाँ पर बना हुआ है, देखिए ये ब्राइट फ्रिंज आपको एकदम सीधा दिख रहा होगा।
डार्क भी सीधा दिख रहा होगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे आपको टेढ़ा दिखेगा। हाँ, एक बात है, अगर स्क्रीन का बहुत छोटा पार्ट आप कंसीडर करो, सिर्फ ये वाला पोर्शन देखो, स्क्रीन का बहुत छोटा पार्ट कंसीडर करो, तो आपको अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट फ्रिंज दिख रहा है क्या? हाँ, तो स्क्रीन को बहुत दूर रखोगे या बहुत छोटा पार्ट कंसीडर करोगे तो आपको कैसा फ्रिंज दिखेगा? स्ट्रेट लाइन। Thus the fringe pattern will be strictly hyperbola, but if the screen is placed at a very large distance from the slit, the hyperbola nearly looks like a straight line in a shape. या स्क्रीन का स्मॉल पोर्शन कंसीडर करते हैं तो हमें फ्रिंज कैसा दिखाई देता है? स्ट्रेट। मतलब इसी को बीच वाला पार्ट जूम करके यहां दिखाया है, बीच वाला पार्ट जूम करके यहां दिखाया है। क्लियर है ये बात? समझ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से? बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, two light of wavelength lambda 1 is greater than lambda 2. Thus in YDSC the central maxima and first maxima will be. एक बात बताओ, यहां से लाइट आया lambda 1 वेवलेंथ का, यहां से भी लाइट आया lambda 1 वेवलेंथ का, टू लाइट ऑफ वेवलेंथ lambda 1 एंड lambda 2। तो पहले मान लो सिर्फ lambda 1 का लाइट आया, तो एग्जैक्टली मिड में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ही क्यों बनता है? मिड में डार्क फ्रिंज क्यों नहीं बन सकता? तो मिड में डार्क फ्रिंज इसलिए नहीं बन सकता, मिड में डार्क फ्रिंज इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि मिड पॉइंट पर जितना वेव यहां से चल के यहां तक पहुंचा है फर्स्ट सोर्स से, उतना ही लाइट वेव सेकेंड सोर्स से चला है। दोनों ने सेम पाथ ट्रेवल किया तो पाथ डिफरेंस जीरो आ गया। पाथ डिफरेंस जीरो तो फेज डिफरेंस भी जीरो। इसीलिए यहां पे सेंट्रल बीएफ बनता है, बीच वाला बीएफ बनता है, ब्राइट फ्रिंज बनता है। अब चाहे तुम किसी भी कलर का लाइट यूज करो, अगर तुम lambda 1 वेवलेंथ का लाइट यूज करो, lambda 2 का करो, lambda 4 का करो, lambda 5 का करो, lambda 10 का करो, lambda 12 का करो, कुछ भी करो, किसी भी वेवलेंथ का लाइट यूज करो, सेंटर पे दोनों वेव से तो फेज डिफरेंस जीरो ही आएगा ना। दोनों वेव से फेज डिफरेंस क्या आएगा? जीरो ही आएगा। सर बात तो आपकी एकदम सही है। दोनों वेव से जो लाइट पहुंच रहा होगा, दोनों वेव से जो लाइट पहुंच रहा होगा, उन दोनों में फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस जीरो आएगा। चाहे कोई भी वेवलेंथ का लो, किसी भी वेवलेंथ का लाइट लो, सब बात तो आपकी सही है। सेंट्रल मतलब एग्जैक्टली बीच में, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो lambda 1 एंड lambda 2 सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन सेम होगी। पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल बी सेम। पोजीशन ऑफ central maxima will be same for all will be same for all. Position of central maxima will be same for all wavelength lambda 1 and lambda 2. हाँ, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहां होता है? तो जनरलाइज फॉर्मूला है n lambda, मैंने तो बहुत अच्छे तरीके से रट लिया है। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की बात करोगे तो इनको 1 रखोगे, lambda कैपिटल dy स्मॉल d, lambda कैपिटल dy स्मॉल d। यहां पे पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है, तो पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल d एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू lambda। तो जिसका lambda ज्यादा होगा ब्राइट फ्रिंज उसका ऊपर बनेगा। lambda 1 ऊपर है, हेंस पोजीशन ऑफ फर्स्ट BF is greater for lambda 1 than lambda 2 lambda 1 के कंपेयर में lambda 2 नीचे होगा थोड़ा सा। अच्छा, विड्थ की भी बात करेंगे। विड्थ ऑफ फ्रिंज, इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू lambda। तो भले ही सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज सेंटर पे बनेगा, लेकिन किस कलर के लिए इसकी चौड़ाई ज्यादा होगी? जिसकी lambda ज्यादा है। lambda 1 की अगर लाइट फॉल कराओगे तो यहां से यहां तक मान लो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बना है, अगर lambda 2 का कराओगे तो थोड़ा सा कम चौड़ा बनेगा। विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, बहुत सिंपल है। अब उसी पे 1990 में और रिसेंटली भी सवाल पूछे हैं। क्या सवाल पूछे? देखिए, द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड विथ ब्लू एंड विथ ग्रीन लाइट, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन। तो lambda किसका ज्यादा होता है? ग्रीन का lambda ज्यादा होता है,
ब्लू के लेमडा के कंपेयर में, हम जानते हैं ये चीज। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वेवलेंथ भी दे दिया है, तो ब्लू का वेवलेंथ कम होगा, ग्रीन का ज्यादा होगा। सही है, देखो ब्लू का कम है 43 and 54 60 एंगस्ट्रम रिस्पेक्टिवली। इफ x is the distance of fourth maxima from the central one, then फोर्थ मैक्सिमा, तो फोर्थ मैक्सिमा किसका ऊपर होगा? फोर्थ मैक्सिमा की पोजीशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, तो ग्रीन का लेमडा ज्यादा है, तो ग्रीन का फोर्थ मैक्सिमा ऊपर होगा ब्लू के कंपेयर में, तो सी आंसर आ जाएगा। ये बोला है कि x इज द डिस्टेंस ऑफ फोर्थ मैक्सिमा, तो डिस्टेंस ऑफ फोर्थ मैक्सिमा क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ फोर्थ मैक्सिमा का 4 लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब अगर ग्रीन की बात करोगे तो ग्रीन का वेवलेंथ रखोगे, ब्लू की बात करोगे ब्लू का वेवलेंथ रखो, ग्रीन का वेवलेंथ ज्यादा होता है इसलिए ये ग्रीन के लिए ज्यादा होगा। देखिए ग्रीन के लिए पोजीशन ऑफ फोर्थ मैक्सिमा लार्जर देन, हायर देन, ग्रेटर देन पोजीशन ऑफ फोर्थ मैक्सिमा, और ब्लू कलर। कितना इजी और स्मूथ है। हुज फ्रिंज विड्थ विल बी मोर देन वन फॉर रेड लाइट एंड अदर फॉर द येलो लाइट। VIBZYOR, wavelength of red is greater than wavelength of yellow, hence fringe width for red is greater than fringe width of yellow। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखिए, इन यंग डबल स्लिट सेटअप यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस 2 लेमडा इज फाउंड टू बी I नॉट। सवाल को अच्छे से ध्यान से पढ़ना, यहां पे बच्चे गलत कर देते हैं, बच्चे गलत कर देते हैं, ध्यान से पढ़ो। इन यंग डबल स्लिट सेटअप यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज 2 लेमडा। अगर कहीं पाथ डिफरेंस 2 लेमडा है तो फेज डिफरेंस क्या होगा? फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। देखो 2 पाई बाई लेमडा एंड डेल्टा एक्स, फेज पाथ डिफरेंस है 2 लेमडा। लेमडा से लेमडा कटेगा 4 पाई, 4 पाई का मतलब है मैक्सिमा, मैक्सिमा। ठीक है, अब यहां पे मैक्सिमा पे जो नेट इंटेंसिटी होता है, अगर एक इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी आई है तो 4i कॉस स्क्वायर 5/2। कॉस 4 पाई की वैल्यू क्या है? 1, तो ये आ जाएगा 4 पाई। कहां पे? जहां पे पाथ डिफरेंस आपका 2 लेमडा था, वहां पे नेट इंटेंसिटी आता है 4i, 4i को उसने I नॉट बोला है। एट वुट विल बी द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लेमडा बाई 3। तो बेटा फेज डिफरेंस बराबर होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 3। लेमडा से लेमडा कटेगा 2 पाई बाई 3, ये फेज डिफरेंस आ गया। तो इंटेंसिटी, दोनों वेव की इंटेंसिटी अगर I मान ले तो ये होगा 4i कॉस स्क्वायर 5/2। 5 दिया है तुम्हारा 2 पाई बाई 3/2, 2 से 2 कटेगा, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री, हाफ, हाफ का होल स्क्वायर क्या होगा 4, तो 4i/4 कट जाएगा, तो ये बचेगा I। अब I को हम क्या बोल सकते हैं? I को बोल सकते हैं आपको I नॉट बाई 4, और आपको I नॉट के टर्म्स में देना है, तो जवाब आपका होगा I नॉट बाई 4। दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। मतलब मैक्सिमा पर जो इंटेंसिटी है उसका 4 गुना कम इंटेंसिटी है, 4 टाइम्स कम इंटेंसिटी है। सर ये क्या बन रहा है? ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है कि नहीं? नॉट एग्जैक्टली। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बेटा ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव ही बनता है। सर आपने तो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव ही बनाया था, चलो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं एक्सपेरिमेंट से। एक चीज बताओ, चलो कोई बात नहीं, यहां पर देखते हैं, थोड़ा सा बीटा कम कर लेते हैं ना, बीटा कम कर लेते हैं। हाँ, अब तुम एग्जैक्टली सेंटर पे देखो, तुम्हें कहां से कहां तक ब्राइट फ्रिंज दिखाई दे रहा है? तो ब्राइट फ्रिंज हमें कहीं यहां से लेकर के यहां तक दिखाई दे रहा है। क्या यहां से यहां तक ब्राइट फ्रिंज में हर जगह इंटेंसिटी एकदम सेम है क्या? नहीं, बहुत गौर से देखोगे तो यहां पर इंटेंसिटी बेटा मैक्सिमम है। जैसे ऊपर जाओगे थोड़ा सा ब्लैकनेस आ गया, कालापन आ गया। देखो यहां पर थोड़ा डार्किश है, ब्राइट तो है लेकिन एकदम ब्लैक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो ब्राइट फ्रिंज है ना वो कम इंटेंसिटी का है। अच्छा, डार्क भी देखोगे तो यहां पे एग्जैक्टली डार्क है, ऊपर में थोड़ा कम डार्क है, ऊपर में और कम डार्क है।
इसका क्या लोचा है। तो बहुत अच्छे इस तरीके से अगर आप समझे होगे तो आप यहां पे समझ सकते हो कि जब हम स्क्रीन पर ब्राइट और डार्क बनाते हैं, देखिए यहां पे जब हम स्क्रीन पर ब्राइट और डार्क जब बनाते हैं तो मान लो ये एकदम ब्राइट फ्रिंज है, यहां पे एक सोर्स है, यहां पे एक सोर्स है, तो एग्जैक्टली मेरा पाथ डिफरेंस जो 0 आएगा वो इस मोटाई में आ रहा है कि एक शार्प पॉइंट पर आ रहा है। मुझे बताओ, अगर मैं बोलता हूं कि यहां से जितना वेव चला है उतना ही यहां से चला है, तो वहां पे एक शार्प लाइन आएगा जहां पे पाथ डिफरेंस 0 होगा। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करता हूं यहां पर, तो लॉजिकली देखो यहां से इस लाइन की डिस्टेंस और इस सोर्स से इस लाइन की डिस्टेंस सेम नहीं होगी। हाँ सर, सेम तो नहीं होगी, तो वहां पे एग्जैक्टली ब्राइट तो नहीं बनेगा। तो हाँ सर, वहां पे कुछ पाथ डिफरेंस आएगा, कुछ पाथ डिफरेंस से कुछ फेज डिफरेंस आएगा। तो एग्जैक्टली यहां पे फेज डिफरेंस अगर मैं कहता हूं कि 0 है, तो कुछ फेज डिफरेंस आएगा शायद 30 डिग्री, फिर फेज डिफरेंस आएगा आपका डेल्टा फाई 60 डिग्री, फिर फेज डिफरेंस आएगा आपका 90 डिग्री π/2, अब फिर फेज डिफरेंस आएगा आपका 120 डिग्री, फिर फेज डिफरेंस आएगा आपका 150 डिग्री, फिर फेज डिफरेंस आएगा 180 डिग्री, मतलब पाई। मैंने यहां से यहां तक लिखने में थोड़ा ऊपर हो गया। अब समझो, जहां पे फेज डिफरेंस 0 वहां पे एकदम ब्राइटनेस हाई, हाँ, जहां पे 30 वहां पे थोड़ी ब्राइटनेस आएगी, 60 पे थोड़ी ब्राइटनेस आएगी, 90 पे आएगी, 120 पे भी आएगी, 150 पे भी आएगी। अच्छा, 120 पे एग्जैक्टली ब्राइटनेस कितनी है, ये I/4 मैक्सिमम इंटेंसिटी यहां होगा, और इसके कंपेयर में 120 डिग्री पे इंटेंसिटी I/4 आएगी, फिर I/कुछ 8 आएगी, और पाई पे एग्जैक्टली डार्क बनेगा। तो एग्जैक्टली डार्क कहां बन रहा है, यहां पे एकदम काला बनेगा। पहला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाई के फेज डिफरेंस पर होता है, यहां से यहां तक कंस्ट्रक्टिव ही होगा। सर कंस्ट्रक्टिव में आप ये सब भी ले लोगे, 60, 90, 150, नहीं, कंस्ट्रक्टिव तो मैं एग्जैक्टली इसको मान रहा हूं, एकदम 0 पर। लेकिन एकदम 0 से पाई के बीच में फेज डिफरेंस आए, मतलब यहां कंस्ट्रक्टिव बने, यहां पे डिस्ट्रक्टिव बने, उसके आसपास ये थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव का पार्ट ले लेंगे, काला होगा लेकिन बहुत ज्यादा काला नहीं होगा, ये व्हाइट होगा लेकिन बहुत ज्यादा व्हाइट नहीं होगा, तो इसको हम रीजन मान लेंगे। देखो यहां पे डायग्राम में विजुअलाइज करके देखो, एग्जैक्टली यहां पे 0 का फेज डिफरेंस है, यहां पे पाई का फेज डिफरेंस है, और 0 से पाई के बीच में देखो इंटेंसिटी का वेरिएशन है कि नहीं। देखो यहां पे एकदम ब्राइट है, ऊपर में जाके थोड़ा ब्राइटनेस कम हुआ। तुम दूसरे कलर से देख लो, देखो ग्रीन कलर से देखो, तो यहां पे एग्जैक्टली ब्राइट है, एकदम ग्रीन है। शायद पता नहीं स्क्रीन पर तुमको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि नहीं, स्क्रीन पर बहुत अच्छा विजुअलाइज नहीं हो रहा है जितना मुझे यहां पर देखने में दिखाई दे रहा है। यहां पे बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है, थोड़ी ब्राइटनेस कमी 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 कमी, यहाँ पे डार्कनेस डोमिनेंसी होगा, लेकिन परफेक्ट डार्क नहीं है। यहाँ पे एकदम डार्क फ्रिंज बनेगा, यहाँ पे एकदम डार्क फ्रिंज बनेगा। समझ में आया बेटा, समझ में आया बेटा, क्लियर है क्या? तभी तो इंटेंसिटी का जो ग्राफ बनाया है ना, पीक पे तो ये बनाया इंटेंसिटी, फिर घटता हुआ फिर ऐसे बनाया इंटेंसिटी, आपने ऐसा बनाया। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हम कहने को कह देते हैं कि कंस्ट्रक्टिव मतलब यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी अगर 4 आई है, यहाँ पे कहीं 2 आई है, यहाँ पे कहीं आई है, यहाँ पे कहीं I/2 है, कुछ ऐसा वेरिएशन, तो यहां से यहां तक हम बोल देते हैं कंस्ट्रक्टिव है। ये वाला रीजन में ये कंस्ट्रक्टिव है, फिर इसको बोल देते हैं डिस्ट्रक्टिव है। सर उसके बीच में तो गैप आपने नहीं दिया था, तो हाँ मतलब एक चौड़ाई मान लेते हैं ऐसा। क्लियर है क्या बेटा ये बात? अब हम बात करते हैं व्हाइट लाइट से, व्हाइट लाइट से एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो व्हाइट लाइट से जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 7 कलर। व्हाइट लाइट में तो 7 ही कलर होंगे। सर बात तो आपकी सही है, व्हाइट लाइट में तो 7 ही कलर होंगे। अगर मैं व्हाइट लाइट से एक्सपेरिमेंट करूं तो क्या होगा? अगर मैं व्हाइट लाइट से एक्सपेरिमेंट करूं तो क्या होगा? बड़ा मजेदार कहानी है। यहां पर देखना, मान लो ये स्लिट एक बनाया और ये स्लिट बनाया, व्हाइट लाइट फॉल कराए। तो जब मैं व्हाइट लाइट फॉल कराऊंगा तो व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 7 कलर। तो यहां से लाइट आएगा, यहां से लाइट आएगा, एक्जैक्टली सेंटर पर मैं अगर बात करूं, व्हाइट लाइट में वायलेट भी है, इंडिगो भी है, ब्लू भी है, VIBGYOR, येलो भी है, रेड भी है, सारा है। तो सबका सेंट्रल मैक्सिमा कहां बनेगा? तो सेंट्रल मैक्सिमा तो सेंटर पे ही बनता है, वो तो वेवलेंथ पे डिपेंड करता नहीं। तो सबका सेंट्रल मैक्सिमा तो यही बनेगा, CBF, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल मैक्सिमा।
सबका सेंट्रल मैक्सिमा तो यही बनेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं फर्स्ट मैक्सिमा कहां बनेगा, तो फर्स्ट मैक्सिमा का पोजीशन होता है लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो फर्स्ट मैक्सिमा जिसका लेमडा सबसे ज्यादा होगा उसका उतना दूर बनेगा फर्स्ट मैक्सिमा। तो फर्स्ट मैक्सिमा अगर मैं ध्यान से देखूं तो जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है उसका उतना ज्यादा, तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो रेड का फर्स्ट मैक्सिमा यहां होगा। तो एग्जैक्टली रेड कलर का डार्कनेस आपको दिखाई देगा, और उससे जस्ट नीचे ऑरेंज का फर्स्ट मैक्सिमा होगा, उससे जस्ट नीचे येलो का फर्स्ट मैक्सिमा होगा, उससे जस्ट नीचे ग्रीन का फर्स्ट मैक्सिमा होगा, उससे जस्ट नीचे ब्लू का फर्स्ट मैक्सिमा होगा, उससे जस्ट नीचे वॉयलेट का फर्स्ट मैक्सिमा होगा। कुछ इस तरह का कलर बनेगा। तो फर्स्ट मैक्सिमा सेपरेट हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि फर्स्ट मैक्सिमा सबसे पहले किसका बनेगा, तो सबसे कम जिसका लेमडा होगा उसका मैक्सिमा फर्स्ट मैक्सिमा सबसे पहले बनेगा। फर्स्ट मैक्सिमा सबसे पहले बनेगा। तो फर्स्ट मैक्सिमा सबसे पहले किसका होगा, फर्स्ट मैक्सिमा सबसे पास सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के सबसे पहले पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा is position of first maxima is smaller for position of first maxima is smaller for violet and maximum for larger for red। अब सबसे पहले बात एक इंपॉर्टेंट आती है कि सबसे पहले कलर कौन सा दिखेगा आपको, मतलब सबसे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के पास कौन सा कलर दिखेगा। तो अगर मैं फर्स्ट मिनिमा की बात करूं, फर्स्ट पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, तो मिनिमा y बराबर फर्स्ट मिनिमा की अगर मैं बात करूं, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करूं, तो लेमडा कैपिटल डी बाई 2d आएगा। हाँ, तो सबसे पहले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसका होगा, सुनो मेरी बात, सबका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सबका एक साथ होगा। मतलब रेड का भी कंस्ट्रक्टिव यही हो रहा है, ब्लू का भी यही हो रहा है, वायलेट का भी हो रहा है, ऑरेंज का भी हो रहा है, ग्रीन का हो रहा है, इसलिए ये तुमको एकदम व्हाइट दिखेगा। क्लियर है? सेंट्रल मैक्सिमा सबका एक ही जगह पे होगा। हाँ, अब जैसे ही मैं ऊपर जाऊं, तो सबसे पहले किसका मिनिमा आएगा, तो वॉयलेट का मिनिमा सबसे पहले आएगा, क्योंकि वॉयलेट का विबग्योर सबसे कम है, वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम है, और मिनिमा का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब वो नहीं दिखेगा। तो सातों कलर का यहां पे मिलन हो रहा है, इसलिए हमें व्हाइट दिख रहा। जैसे हम ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसका होगा वो कलर डिसअपियर होगा। तो सबसे पहले डिसअपियर कौन होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब डार्क, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहे जिस कलर का हो उसका मतलब होता है डार्क फ्रिंज। डिस्ट्रक्टिव मतलब डार्क फ्रिंज, मतलब वहां पे अंधेरा दिखाई देगा। तो सबसे पहले जिसका डिस्ट्रक्टिव होगा वो कलर डिसअपियर हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा कलर डिसअपियर होगा ऊपर जाते ही, तो सबसे पहले वॉयलेट डिसअपियर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा कौन सा कलर की डोमिनेंसी बचेगी, रेड की। सर नहीं समझ में आया, समझ में आएगा बेटा। मैं कह रहा हूं कि पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा सबसे पहले किसका होगा, वॉयलेट का। तो सबसे पहले चमकता हुआ वॉयलेट हमें मैक्सिमा पे ये वॉयलेट दिखाई देगा। ठीक है, ये हमें फर्स्ट मैक्सिमा सारे कलर का मिला है, फर्स्ट मैक्सिमा फॉर ऑल कलर, फर्स्ट मैक्सिमा फॉर ऑल कलर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी सबसे पहले वॉयलेट का होगा। हाँ, जस्ट तो सबसे पहले वॉयलेट गायब हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो फिर इंडिगो गायब हो जाएगा, क्योंकि उसका डिस्ट्रक्टिव फिर थोड़ी वेवलेंथ पे ऊपर आएगा पोजीशन पे, क्योंकि जस्ट उसके बाद थोड़ा लेमडा ज्यादा होगा तो थोड़ा वाई ज्यादा होगा। थोड़ा आगे जाएंगे तो ब्लू गायब होगा, फिर ग्रीन गायब होगा, फिर येलो गायब होगा, फिर ऑरेंज गायब होगा। और जब तक इन सब का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता रहेगा सबसे लास्ट तक ये सस्टेन करेगा। मतलब थोड़ा सा यहां पर आपको पहले रेडिश
दिखाई देगा, क्योंकि रेडिस का तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही हो रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा ही होगा उसका। रेडिस का सेंट्रल मैक्सिमा यहां पे, ब्लू का यहां पे, ग्रीन का यहां पे, येलो का यहां पे, सबका सेंट्रल मैक्सिमा यहां पे। तो एग्जैक्टली बीच में तुमको व्हाइट क्यों दिखाई दे रहा है? एग्जैक्टली बीच में व्हाइट इसलिए दिखाई दे रहा है कि सब कलर का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले कौन सा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा? वॉयलेट का। तो बचेगा कौन सा कलर? रेड। हल्का सा रेडिश कलर सबसे पहले अपीयर होगा, क्योंकि जब इसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उसके ऊपर आएगा रेड का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंप्लीटली ब्लैक यहां पे कहीं नहीं बनेगा, कंप्लीटली ब्लैक कहीं नहीं बनेगा। ये तुम्हारा पहले रेड अपीयर होगा, फिर तुम्हारा ऑरेंज जिस टाइप अपीयर होगा, फिर ब्लूइश अपीयर होगा, थोड़ा सा येलोइश अपीयर होगा, फिर ग्रीनिश अपीयर होगा, फिर इस तरह का जाएगा, और फिर लास्ट में ये तुम्हारा वॉयलेट टाइप का यहां बन जाएगा। तो फर्स्ट मैक्सिमा किसका होगा? वॉयलेट का। लेकिन सबसे पहले कलर कौन सा दिखेगा? रेड। सबसे पहले कलर कौन सा दिखेगा? रेड। सबसे पहले कौन सा कलर दिखेगा? है रेड। कौन है ये? सबसे पहले कौन सा कलर दिखेगा? विच कलर विल अपीयर फर्स्ट? रेड। विच कलर विल अपीयर फर्स्ट? विच कलर विल अपीयर फर्स्ट? सबसे पहले आपको रेड दिखेगा। विच कलर हैव अ फर्स्ट मैक्सिमा? वॉयलेट। किस कलर का मैक्सिमा सबसे पहले होगा? वॉयलेट का। लेकिन सबसे पहले कौन सा कलर आपको दिखेगा? रेड। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फ्रिंज। जैसे हम सर्कल पे नंबर ऑफ फ्रिंज देखते थे ना, उसी तरीके से इस केस में टोटल नंबर ऑफ फ्रिंज कितने बनेंगे उसका एक फॉर्मूला होता है, मैं वेरीफाई करके भी दिखा दूंगा, ध्यान सुनना। सबसे पहले हम ब्राइट फ्रिंज देखते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि सेंटर पे एक ब्राइट बनता है बेटा, सेंटर पे एक ब्राइट बनेगा। हाँ जी सर, सेंटर पे एक ब्राइट फ्रिंज बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, सेंटर पे एक ब्राइट फ्रिंज बनेगा। यहां पे एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगा, ठीक है सर। एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इधर बन गया। ऊपर होता है डी बाई लेमडा के बराबर, ऊपर टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज डी बाई लेमडा, नीचे भी डी बाई लेमडा। तो टोटल ब्राइट फ्रिंज हो जाएगा 2d बाई लेमडा प्लस 1। टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, डी क्या है? दोनों स्क्रीन के बीच में दोनों स्लिट के बीच में डिस्टेंस, डी, और वेवलेंथ जो लाइट कलर यूज किया लेमडा। तो 2d बाई लेमडा प्लस 1, ये टोटल ब्राइट फ्रिंज है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यहां पे एक सोर्स है, यहां पे एक सोर्स है, दोनों के बीच में डी की वैल्यू 2 लेमडा। तो टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज कितने होने चाहिए? टोटल नंबर ऑफ बीएफ कितने होने चाहिए? टोटल नंबर ऑफ बीएफ होने चाहिए 2d बाई लेमडा प्लस 1। डी की वैल्यू बोलो 2 लेमडा है, तो 2 इंटू 2 लेमडा बाई लेमडा प्लस 1, लेमडा से लेमडा कटेगा, 4 प्लस 1 बराबर 5। टोटल 5 ब्राइट फ्रिंज आएगा। टोटल इसमें 5 ही ब्राइट फ्रिंज बनेंगे। अब मैं प्रूव कर देता हूं कैसे बनेंगे। देख ध्यान से। तो एग्जैक्टली सेंटर पर अगर मैं तुमसे पूछूं तो एक ब्राइट फ्रिंज बनेगा, सीबीएफ बोलेंगे हाँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इन्फाइनेटली लार्ज डिस्टेंस पे ऊपर चला जाऊं, इन्फाइनेटली लार्ज डिस्टेंस पे ऊपर, एकदम इन्फाइनेटली लार्ज डिस्टेंस पे बहुत ज्यादा दूर चला जाऊं, तो टोटल पाथ डिफरेंस कितना हो सकता है? मैक्सिमम। तो बहुत ऊपर चला जाऊंगा, बहुत हाइट ज्यादा लूंगा, तो एंगल 90 के आसपास मान लूंगा, ये हाइट बहुत ज्यादा लेता हूं। तो टोटल पाथ डिफरेंस मैक्सिमम जो हो सकता है इन दोनों सोर्स के बीच में, मान लो ये x चला तो ये x प्लस 2 लेमडा चलेगा। तो मैक्सिमम पाथ डिफरेंस यहां पे क्या आ जाएगा? 2 लेमडा। तो 2 लेमडा और यहां पे पाथ डिफरेंस है तुम्हारा 0, तो बीच में पाथ डिफरेंस कहीं 0 से एक बार आएगा लेमडा बाई 2, फिर आएगा लेमडा, फिर आएगा 3 लेमडा बाई 2, फिर मैक्सिमम आएगा 2 लेमडा। उसी तरीके से नीचे देखोगे तो लेमडा बाई 2, फिर लेमडा, फिर 3 लेमडा बाई 2, फिर आएगा आपका 2 लेमडा। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस CI जब पाथ डिफरेंस होता है n लेमडा और फेज डिफरेंस होता है 2n पाई। ये होता है फेज डिफरेंस अलग है, एंगल मेजर करता है 2n पाई, पाथ डिफरेंस n लेमडा, n की वैल्यू 0 1 2 3। तो 0 पे एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर दूसरा कहां होगा? लेमडा पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर 2 लेमडा पर, फिर लेमडा पर, फिर 2 लेमडा पर। अब इनके बीच लेमडा बाई 2 और 0 के बीच में एक लेमडा बाई 4 आ सकता है। देखो ना, तुम बोलोगे सर लेमडा बाई 2 ही क्यों लिखा? यहां लेमडा बाई 8 आएगा, लेमडा बाई 4 आएगा, लेमडा बाई 6 आएगा, लेमडा बाई 2 आएगा, फिर यहां पे लेमडा बाई 2 और लेमडा के बीच में कुछ होगा। यहां पे कहीं
इन्फिनिटी पे जाके 2 लेमडा हो रहा है। इन्फिनिटी लार्ज डिस्टेंस जब नीचे लेंगे, बहुत ऊपर इन्फिनिटी लार्ज डिस्टेंस पर लेंगे, तो ये इतना ज्यादा बड़ा होगा कि ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो हम ऐसा देखेंगे, कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। मैं बोल रहा हूं यहां पे इन्फिनिटली लार्ज ले लिया ये, तो ये डिस्टेंस कम होगा। एक वेव यहां से आया, एक वेव यहां से आया, इन दोनों में जो लेंथ होगा, डिफरेंस होगा, वही तो पार्ट डिफरेंस आएगा। देखो 2 लेमडा है, तो मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस कितना हो सकता है? 2 लेमडा। मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस कितना हो सकता है? 2 लेमडा। तो मैक्सिमम 2 लेमडा, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता नीचे। तो 2 लेमडा होगा, फिर लेमडा होगा, फिर 0 होगा। तो कितने बने? 1 2 3 4 5। देखो 5 आ गया। कोई खास बात नहीं है। तो तुम या तो फॉर्मूला से निकालो या तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो। क्लियर है? एक सवाल और कर लो, बताओ दोनों सोर्स के बीच में 5 लेमडा का डिफरेंस है। लॉजिकल भी कर सकते हो। मैक्सिमम जो दोनों सोर्स के बीच में फेज डिफरेंस होता है वो 5 लेमडा हो सकता है। 5 लेमडा होगा, उसके कहीं 4 लेमडा होगा, 3 लेमडा होगा, फिर 2 लेमडा होगा, फिर लेमडा होगा, फिर 0 होगा। उसी तरीके से यहाँ लेमडा होगा, 2 लेमडा होगा, 3 लेमडा होगा, 4 लेमडा होगा, फिर 5 लेमडा होगा। कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ देखो 2 डिवाइड लेमडा प्लस 1, टोटल BF। डी की वैल्यू 5 लेमडा, लेमडा से लेमडा कटेगा, 5 दूना 10 प्लस 1 11। अब तुमसे पूछा डार्क, तो डार्क हर ब्राइट के बीच में एक डार्क बनेगा। एक यहां डार्क बनेगा, एक यहां डार्क बनेगा, यहां डार्क बनेगा, यहां 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 यहां। जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डार्क फ्रिंज। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज 10 बन गए, खत्म। यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक, ये 3 लेमडा बाई 2 पे ही आएगा ना। 3 लेमडा बाई 2 पे लेमडा और 0 के बीच में एक 2 3 4 आएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब किसी कोई खास चीज की जरूरत नहीं है, खत्म। ये भी कर लिया। अब ऑप्टिकल पाथ, तो ऑप्टिकल पाथ बेटा मैंने ऑप्टिक्स में आपको पढ़ाया था। ऑप्टिकल पाथ किसी भी मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और उसकी विड्थ, मीडियम की चौड़ाई, ग्लास प्लेट हो, डायमंड का टुकड़ा हो, वुड की टुकड़ा हो, कुछ भी हो, उसके लिए हम डिफाइन करते हैं। मान लो कि किसी भी मीडियम जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और थिकनेस टी है, तो उसका ऑप्टिकल पाथ होता है, अगर टी डिस्टेंस मीडियम में चलता है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग एयर में कितने डिस्टेंस के इक्वलेंट टी को माना जाएगा, वो होता है बेटा म्यू इंटू टी, ऑप्टिकल पाथ। ये मैंने पढ़ाया था आपको रे ऑप्टिक्स में, ठीक है? कहां पढ़ाया था? रे ऑप्टिक्स में। क्लियर है? तो मान लो कि कोई लाइट एयर में चला टी डिस्टेंस, एयर में चला कितना? टी डिस्टेंस, ठीक है? एयर में चला टी डिस्टेंस, समेटाओ, एयर में चला टी डिस्टेंस, कितना चला भाई एयर में? टी डिस्टेंस। मान लो, एक सवाल ही मान लो कि इंसिडेंट रे है और यहां से यहां तक आपका एयर है जिसमें टी डिस्टेंस चला। डिस्टेंस ट्रेवल इन एयर इज टी एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन अ मीडियम इज ऑल्सो टी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो ये दोनों ही रे में पाथ डिफरेंस कितने का आएगा? इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड in air, distance traveled in air and medium is t, then path difference between them, एयर में भी चला टी और मीडियम में भी चला टी, तो उन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितने आएगा? सर पाथ डिफरेंस 0 आएगा? नहीं, एयर में अगर चला टी तो एयर के लिए ऑप्टिकल पाथ की वैल्यू कितनी होगी? टी होगी, क्योंकि एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो एयर में टी चला तो एक्चुअल में पाथ जो चला वो टी ही होगा, एयर का पाथ टी होगा। पाथ ट्रेवल्ड इन एयर इज टी, लेकिन पाथ ट्रेवल्ड इन अ मीडियम इज टी, देन एयर के क्रॉसपॉन्डिंग जो ये डिस्टेंस मानेंगे हम ऑप्टिकल पाथ म्यू टी मानेंगे, ये होगा म्यू टी। तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा? म्यू टी माइनस टी। यहां से म्यू को, टी को कॉमन निकालोगे, यहां से टी को कॉमन निकालोगे
तो म्यू माइनस 1 ये आएगा तुम्हारा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, दिस ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू टी इंटू म्यू माइनस 1। दिस ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, दिस ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस टी इंटू म्यू माइनस 1, ये ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की वैल्यू है। ये क्या है? ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की वैल्यू। क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है क्या बेटा? ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस टी इंटू म्यू माइनस 1। अब एक YDSC का मॉडिफिकेशन होता है। ग्लास प्लेट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ वन स्लिट, एक स्लिट के सामने ग्लास प्लेट हम रख दिए। जैसे मान लो कि अगर मैं इसका एक काम करता हूं, कॉपी बना कर लेता हूं, इसको कॉपी करके यहां रख दिया, ठीक है। अगर मान लो सिंपली मैं आपसे पूछूं कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगा, तो क्या बताओगे? सर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहां बनेगा, यहां बनेगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, एकदम सही है। लेकिन अगर यहां पर एक टी मोटाई और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ग्लास प्लेट रख दो, ये, अब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगा? क्या अभी भी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहां बनेगा? नहीं, CBF यहां नहीं होगा, यहां CBF नहीं। क्यों? क्योंकि ये अगर चला है मान ले y, मान लेता हूं कि एग्जैक्टली सेंटर तक ये डिस्टेंस y है, तो ये y से ज्यादा चला। हाँ, और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो वहां बनता है जहां पे पाथ डिफरेंस एग्जैक्टली 0। ये अगर मीडियम में टी चलता है तो एयर में म्यूटी के करस्पॉन्डिंग माना जाएगा। यही पढ़ा हमने। देखो, किसी भी म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम जिसकी थिकनेस टी है, उसमें लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो म्यूटी के बराबर होता है। वो किसके बराबर होता है? म्यूटी के बराबर होता है। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पे अगर लाइट चला है, यहां पे लाइट चला है, तो इस लाइट में जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, उस डिस्टेंस को हम म्यूटी के इक्वल मानेंगे। क्या मानेंगे हम? म्यूटी के इक्वल मानेंगे डिस्टेंस को। अच्छा, म्यूटी के इक्वल मानेंगे डिस्टेंस को, हाँ ठीक है, म्यूटी के इक्वल मानेंगे डिस्टेंस को, ठीक है, समझ आ रहा, समझ आ रहा, म्यूटी के इक्वल मानेंगे, थोड़ा समझ आ रहा। तो टी एयर में चलता तो टी होता, लेकिन मीडियम में चला तो थोड़ा ज्यादा मानेंगे, तो थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस चला है, तो उनका एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस कब हो पाएगा? थोड़ा ऊपर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगा कि नीचे? मान लो मैं बोल दूं कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज नीचे बनना चाहिए, यहां बनना चाहिए सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, गलत, यहां भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये तो इतना ही कम डिस्टेंस चला, ये तो ये दिखने में भी ज्यादा है और मीडियम में चला तो और ज्यादा होगा। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एक्चुअली में कहां बनेगा? तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज थोड़ा यहां बनेगा, कुछ इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर बनेगा, यहां बनना सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ये थोड़ा ज्यादा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, हाँ, ये थोड़ा कम चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये चला कहां है? इतना चला है मीडियम में, इसलिए ये टी मोटाई थोड़ा ज्यादा कंसीडर किया जाएगा, टी म्यू के बराबर कंसीडर किया जाएगा। इसलिए सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज थोड़ा ऊपर शिफ्ट होगा। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहां शिफ्ट होगा? ऊपर शिफ्ट होगा। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी ऐसा पूछा जा सकता है आपसे। क्या पूछा जा सकता है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है आपसे कि मान लो यहां पे ग्लास प्लेट रख दिया, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहां शिफ्ट होगा, तो जिस भी स्लिट के सामने रखेंगे उसके पास में ऊपर में थोड़ा सा शिफ्ट करेगा। क्लियर है क्या? ये बात समझ में आया? इसको कॉपी कर लेते हैं बेटा। कॉपी करने से फायदा क्या होगा अभी बताते हैं। इसको मिटा देंगे हम, अरे अभी तो कॉपी करके भाग बकलोल, इतना मेहनत से मिटाया फिर सब आ गया। आराम से आराम से आराम से। चलिए अब देखिए भाइयों, भाइयों एवं बहनों ध्यान से देखेंगे, भाइयों एवं बहनों ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये एक स्लिट बनाया हमने यहां पे और एक स्लिट बनाया यहां पे, दोनों के बीच में डिस्टेंस है कैपिटल डी।
सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहां बनेगा नॉर्मल कंडीशन। अगर मैं एक रख देता हूं यहां पर टी मोटाई का ग्लास का प्लेट, ग्लास प्लेट ही रख दिया, यहां पे क्या रख दिया, ग्लास प्लेट रख दिया, ध्यान से देखिए ग्लास प्लेट रख दी, ये ग्लास प्लेट रख दिया जिसकी मोटाई टी है। अब यहां से जो लाइट आ रहा वो तो डायरेक्ट एयर में आ गया, और यहां से जो लाइट चल के आएगा वो इस थिकनेस से चल के आएगा। यहां पे अभी भी हम डी की वैल्यू ज्यादा लेंगे स्मॉल डी के कंपेयर में, इसके डी के कंपेयर में। तो यहां पर जो नॉर्मल कंडीशन में अगर सेंट्रल से वाईएथ पोजीशन पे मैं देखता हूं कि यहां पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ना बन के यहां पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बना है, यहां पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बना है वाई पोजीशन पे ऊपर। तो अगर मैं इस टी मोटाई और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ग्लास प्लेट को नेग्लेक्ट करूं, मैं सिंपल मानता हूं कि ये डिस्टेंस अगर वाई है, मान लो ना, क्या दिक्कत है, ये डिस्टेंस वाई है, तो क्या यहां से ये डिस्टेंस वाई माना जाएगा? नॉट ज्योमेट्रिक डिस्टेंस, ऑप्टिकल डिस्टेंस कंसीडर नहीं कर रहा मैं, बस बोल रहा हूं यहां से यहां तक वाई है, तो ये भी वाई माना जाएगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर? ये अगर डी है, यहां से एंगल हम थीटा एज्यूम करते तो ये डी साइन थीटा होगा, ये डी साइन थीटा होगा, ठीक है। तो मैं अगर बोलूं ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है S1, ये पॉइंट है S2, तो S2P कितना दिख रहा है आपको? S2P दिख रहा डी साइन थीटा प्लस वाई ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस। S1P कितना दिख रहा? तो सर S1P की अगर हम बात करें तो हवा में जो डिस्टेंस चला है यहां से तक y, उसमें से t कम कर लो, y माइनस टी तो एयर में चला है, प्लस वो t मोटाई म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में चला है, तो म्यू टी। इतना डिस्टेंस चला है पहला सोर्स से निकलने वाला लाइट वेव और दूसरे सोर्स से निकलने वाला लाइट वेव, इतना डिस्टेंस चला है। क्या मैंने एकदम सही लिखा? अगर इस डिस्टेंस को मैं y मान लेता हूं, अगर मैं इस डिस्टेंस को बेटा y मान लेता हूं तो कोई बुराई ही नहीं है। अगर इसको मैं y मान लेता हूं, इसको अगर मैं y मान लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर इसको मैं y मान लेता हूं, इसको यहां से यहां तक ज्योमेट्रिक लेंथ को y मान लेता हूं, तो ये वाला ज्योमेट्रिक लेंथ भी y होगा। ये तभी सही है जब ये डिस्टेंस स्क्रीन और सोर्स के बीच में बहुत लार्ज हो, एंगल छोटा होगा, तभी सही है सर, ठीक है। इसको अगर आप y मान लेते हो ज्योमेट्रिक डिस्टेंस, तो ये ज्योमेट्रिक डिस्टेंस y होगा। तो ये कितना चला? y प्लस डी साइन थीटा, ये तो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस है डी साइन थीटा। ये कितना चला? तो y एयर में तो नहीं चला, ये तो पूरा एयर में चला था, इसलिए y प्लस डी साइन थीटा एयर का ले लिया। ये एयर में कितना चला? y माइनस टी, और मीडियम में कितना चला? टी म्यू। अब हम देखेंगे पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस यही तो होगा S1P माइनस S2P। तो S1P की वैल्यू बोली क्या है? y माइनस टी प्लस म्यू टी माइनस डी साइन थीटा प्लस y। यहां से y से y कैंसिल हो रहा है क्या? यहां पे y से y कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ जी, y से y कैंसिल हो रहा, तो बच क्या रहा है? बच रहा है अगर t कॉमन निकाले हम यहां से, तो ये बचेगा म्यू माइनस 1 माइनस डी साइन थीटा। ये आपका है पाथ डिफरेंस। अगर मैं मानता हूं कि यहां पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बना है, मतलब एग्जैक्टली पाथ डिफरेंस 0 है फॉर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, फॉर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, फॉर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0, तो टी इंटू म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू डी साइन थीटा। टी इंटू म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू डी साइन थीटा। अगर मैं साइन थीटा को बहुत स्मॉल ले लूं तो टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस कैपिटल डी, वाई बाई डी, तो इसको मैं लिख सकता हूं वाई बाई डी। तो देखना टी इंटू म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी, जहां पे वाई क्या है? जितने डिस्टेंस पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट किया है, शिफ्ट इन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, शिफ्ट इन CBF, शिफ्ट इन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, उसकी पोजीशन है। y की वैल्यू यहां से निकालूंगा तो y बराबर आ जाएगा, कैपिटल डी को इधर ले जाओ, कैपिटल डी टी म्यू माइनस 1 बटा स्मॉल डी, ये शिफ्ट इन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आया है। क्या आया है? y इज इक्वल टू टी म्यू माइनस 1 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये y डिस्टेंस पे शिफ्ट इन ब्राइट फ्रिंज आया है, शिफ्ट इन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, इसको रट लो। ये शिफ्ट इन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है। फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रिंज विड्थ रिमेन सेम। क्यों सर? मीडियम के डालने से फर्क नहीं पड़ता? फर्क तो पड़ता है।
मीडियम के डालने से फर्क तब पड़ता है जब पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को किसी दूसरे मीडियम में डाल दिया जाए, तब फर्क पड़ता है। पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को किसी दूसरे मीडियम में डाल दिया जाए तब जरूर फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना फर्क पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। हाँ सर, बात तो आप थोड़ा सही कह रहे हो, ऐसे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ जाएगा। हाँ, पूरे सिस्टम को अगर हम डाल देंगे कहीं तो जरूर फर्क पड़ेगा। हाँ, अब इसको याद कैसे रखोगे? तो मैं तुम्हें डायमेंशन का चमत्कार दिखाता हूं। तुम पोजीशन ऑफ इनथ ब्राइट फ्रिंज नॉर्मल कंडीशन में बताओ तो सर होता है लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। पोजीशन ऑफ इनथ ब्राइट फ्रिंज, इनथ बी एफ इन नॉर्मल केस, नॉर्मल केस ये होता है, ठीक है। अब यहां पे पोजीशन ऑफ शिफ्ट इन ब्राइट फ्रिंज देख रहे हो कि ब्राइट फ्रिंज कितना ऊपर चला गया, ये देख रहे हो। हाँ सर, शिफ्ट इन ब्राइट फ्रिंज देख रहा है कि ब्राइट फ्रिंज कितना ऊपर चला गया, उसकी डिस्टेंस है। तो डायमेंशन तो दोनों तरफ मैच करनी चाहिए, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस। इसमें लेमडा डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय डिस्टेंस, लेमडा भी वेवलेंथ है, लेंथ है, कैपिटल डी लेंथ है, स्मॉल डी लेंथ है। यहां भी वही आएगा, लेंथ लेफ्ट में है, लेफ्ट में लेंथ है, तो लेंथ लेंथ बटा लेंथ। यहां देखो लेंथ बराबर डी हो गया तुम्हारा लेंथ, स्मॉल डी लेंथ, तो वो फैक्टर एग्जैक्टली सेम है। हाँ, उधर लेमडा लेंथ है, यहां पे टी मोटाई लेंथ है। साला लेंथ तो दो ऊपर आना ही चाहिए था, इसलिए टी ऊपर है, और ये तुम्हारा डायमेंशनलेस फैक्टर आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, आ गया। y बराबर टी म्यू माइनस 1 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। सही है रे, सही है रे, सही है। जोर का झटका हमको लगा धीरे से, धीरे से, जोर का झटका हमको लगा धीरे से, धीरे से। बताओ, लेमडा की जगह पे यहां पे टी आ गया, म्यू माइनस 1 डायमेंशनलेस फैक्टर है। क्लियर है क्या? सवाल इस पर नीट में पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं सवाल? क्या सवाल है आइए देखते हैं एक बार। इन YDSC find the thickness of glass slab of refractive index 1.5 which should be placed at S1 so the central maxima lies at a point where fifth bright fringe was lying earlier। पढ़ो सवाल। इन YDSC find the thickness of the glass slab, find thickness of the glass slab, T की वैल्यू पूछा है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, which should be placed at S1, S1 पे रखा है, so that central maxima lies at a point, lies at a point। मान लो सेंट्रल मैक्सिमा तुम्हारा यहां होना चाहिए था, लेकिन यहां नहीं होकर वो वहां पे पहुंच रहा है जहां पे फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज पहले बन रहा था। तो पहले फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन क्या होगी? एन लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, दी तो है फॉर्मूला। वहां पे शिफ्ट करके चला गया तुम्हारा सेंट्रल ब्राइट, तो सेंट्रल ब्राइट में जो शिफ्ट का फॉर्मूला होता है वो वाई उतना ही है, तो सेंट्रल फ्रिंज में जो शिफ्ट का फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा टी म्यू माइनस 1 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। खत्म। यहां से स्मॉल डी से स्मॉल डी कटेगा, कैपिटल डी से कैपिटल डी बचेगा। कौन सा फ्रिंज था? पांचवा ब्राइट फ्रिंज था, तो इनको 5 रखो। 5 लेमडा बराबर टी म्यू माइनस 1। लेमडा की वैल्यू दी होगी पक्का, लेमडा की देखो 5000 एंगस्ट्रॉम, तो 5 इंटू 5000 इंटू 10 का पावर माइनस 10। इधर टी म्यू की वैल्यू 1.5 में से 1 घटाओगे तो हाफ आएगा, हाफ आ गया। तो 25 3 0 में से घटाओगे तो 10 टू द पावर माइनस 7 इज इक्वल टू हाफ। हाफ इधर ले आओगे तो 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इज इक्वल टू टी। तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 माइक्रोमीटर, टी इज इक्वल टू 5 माइक्रोमीटर इज आंसर। माइक्रोमीटर 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर, 5 इंटू 10 टू द पावर सॉरी माइनस 6 मीटर। टी इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। अच्छा, इसमें पूछे कि कितना फ्रिंज ऊपर शिफ्ट हो गया, कितना फ्रिंज ऊपर शिफ्ट हो गया, मतलब टोटल डार्क और ब्राइट फ्रिंज कितने ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। सेंटर, पहले सेंट्रल यहां था, अब सेंट्रल यहां हो गया, तो कितने फ्रिंज ऊपर शिफ्ट हो गए? तो बड़ा आसान है, शिफ्ट इन फ्रिंज टोटल डिस्टेंस बटा फ्रिंज विड्थ, ये नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट यहां पे मैंने लिखा भी है, नंबर ऑफ शिफ्ट इन फ्रिंज, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड, शिफ्ट ऑफ सेंट्रल वाइड डिवाइडेड बाय फ्रिंज विड्थ। ये तो बहुत आसान है,
मान लो 5 सेंटीमीटर ऊपर गया है और 1 सेंटीमीटर फ्रिंज विड्थ था, तो टोटल कितने फ्रिंज ऊपर चले जाएंगे? 5 फ्रिंज ऊपर चले गए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखिए, इन YDSC थिन फिल्म, इन YDSC, एक मिनट, इन YDSC खोमा है, मतलब YDSC एक्सपेरिमेंट में अ थिन फिल्म ऑफ म्यू दिया 1.6, ऑफ थिकनेस दे दिया है 0.01 mm, इज प्लेस्ड एट द फर्स्ट स्लिट, देन सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्टेड टू 10th ब्राइट फ्रिंज। 10th ब्राइट फ्रिंज जहां था वहां पे चला गया सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। देन वेवलेंथ ऑफ द वेव इज, अरे बहुत आसान है, 10 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d इज इक्वल टू T म्यू -1 कैपिटल D बाई स्मॉल d। खत्म, खत्म। क्या पूछा है? वेवलेंथ पूछा है, तो D से D काटो, कैपिटल D से कैपिटल D काटो, लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा T इंटू म्यू -1 डिवाइडेड बाई 10, ये आंसर आ जाएगा। कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं। अच्छा, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, सवाल कुछ ऐसा था कि मान लो एक बंद कमरे में है ना, खिड़की गेट सब कुछ बंद है एकदम, और यहाँ पे रामलाल और पिंकी बैठ के बातें कर रहे हैं। ये है पिंकी और ये है रामलाल। P फॉर पिंकी, पिंकी पिंक कलर की है, रामलाल लाल कलर का है। तो ये पिंकी और रामलाल बातें कर रहे हैं, आराम से प्यार से बैठ के बातें कर रहे हैं। लाइट भी जल रहा है, कमरे का लाइट, बत्ती बुझा नहीं है, बत्ती जल रहा है, लाइट जल रहा है। यहाँ पे बल्ब, कई सारे बल्ब लगाए हैं, एकदम उजाला ही उजाला, ब्राइटनेस बहुत, बल्ब चल रहा है, बल्ब। और ये बोल भी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये दोनों बातें कर रहे हैं। बगल में कलुआ कान लगा के सुन रहा है यहाँ पे क्या बातें चल रही है अंदर। कलुआ क्या कर रहा है? कान लगा के सुन रहा है, कान लगा के सुन रहा है। तो क्या ये आसानी से सुन सकता है क्या? हाँ, सुन सकता है। कैसे? मान लो कि बंद कमरे में कोई बात कर रहा हो, दो लोग, गेट खिड़की किवाड़ सब बंद है, लेकिन फिर भी तुम एकदम सट के गेट के पास दीवार में कान लगा के सुनोगे तो कुछ तो सुनाई देगा। अरे बोल रे, कुछ तो सुनाई देगा। हैं? रामलाल पिंकी की बातें सुन रहे हैं ऐसे, हम सुन रहे थे। सुन लिया तो आवाज तो आ जाएगी बाहर, आवाज आ जाएगी बाहर, बातें सुन लिया। लेकिन कमरे में जो लाइट जल रहा है, क्या लाइट हम तक पहुंचेगी? नहीं। साउंड कहां से पहुंचा ये बताओ? तो साउंड सर इस दीवार को चीरता हुआ बाहर चला है। साउंड दीवार को चीरता हुआ उस मीडियम से भी आ सकता है। साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड, वो भी हो सकता है। दूसरा बात यह है कि मान लो कहीं पे खिड़की बंद है, लेकिन थोड़ा सा तो गैप होगा, गेट बंद है लेकिन हल्का सा तो गैप होता है, एयर पास करता है वहां से जो एयर पास करता है तो एयर की वाइब्रेशन भी पास करेगा, और यहां से एयर की वाइब्रेशन पास कर रहा, मान लो ये खिड़की है, तो यहां से जो एयर निकला वो बेंड करके चारों तरफ चला जाता है। बेंडिंग ऑफ साउंड इज इजियर देन बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट की बेंडिंग पॉसिबल नहीं है। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट की बेंडिंग अगर मान लो कि दो गेट के बीच में थोड़ा गैप भी है तो साउंड आराम से ऐसे से टकरा टुकरा के बाहर चला जाता है। मतलब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज इजियर देन डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड इज इजियर देन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का डिफ्रैक्शन थोड़ा मुश्किल होता है, लाइट की बेंडिंग नहीं होती, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता रह जाता है। जैसे मान लो यहां पर एक वो है, कार्डबोर्ड लगा दिया और इस कार्डबोर्ड में ये होल कर दिया, यहां से लाइट आ रहा, और ये स्क्रीन है, ये क्या है आपका स्क्रीन है। अगर यहां से लाइट आ रहा है, ऐसे ऐसे लाइट आ रहा है, 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 यहां पे होल है, तो एक्जैक्टली इस होल के बराबर लाइट यहां पर पहुंचेगा और यहां पर भी होल दिखाई देगा, एकदम इसी से यहां पर होल ब्राइटनेस दिखाई देगा ऐसे। जब 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 इस होल की जो डायमीटर है या रेडियस है, डायमीटर ऑफ होल इज वेरी 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 ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। डायमीटर ऑफ होल की जो डायमेंशन है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। तो इस तरह का कुछ
फोटो बनेगा एग्जैक्टली होल के डायमीटर के बराबर, यहां पे ब्राइटनेस बनेगा, बाकी ये सब डार्क होगा। लेकिन अगर यहां पर जो होल है उसकी डायमीटर, उसका डायमीटर लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल है, क्या बेटा, लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल है, तो यहां पे स्क्रीन पर एक ही स्लिट है, 2 स्लिट नहीं, सिंगल स्लिट है, तो यहां पे स्क्रीन पर लाइट कुछ इस तरीके से आएगा, यहां पर आपका बड़ा सा सर्कुलर बनेगा, लाइट यहां पर बेंड कर जाएगा, मतलब लाइट की बेंडिंग हो जाएगी, लाइट बेंड कर जाएगा, यहां पर ब्राइट फ्रिंज बनेगा, पूरा एकदम सर्कुलर ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि सर्कुलर होल था। यहां पर छोटा सा सर्कुलर ब्राइट फ्रिंज बनेगा, जिसकी ब्राइटनेस भी थोड़ी कम होगी, इसकी ब्राइटनेस कम होगी, यहां ऐसा बनेगा। तो ये एग्जैक्टली इंटरफेरेंस ऐसा नहीं है, इंटरफेरेंस में 2 स्लिट होते हैं, यंग डबल स्लिट, यहां पे सिंगल स्लिट है, और सिंगल स्लिट से यहां पे एक ब्राइट बनता है, फिर यहां पे डार्क बनता है, फिर कम इंटेंसिटी और कम विड्थ की एक ब्राइट फ्रिंज बनता है, फिर कम इंटेंसिटी की एक ब्राइट फ्रिंज बनता है, इंटेंसिटी कम होता जाता है। इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी सबकी बराबर रहती है, सारे ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी बराबर रहती है, जितना बनता है, यहां पे अलग होता है। इसको जरा हम विजुअलाइज करते हैं, चलो इससे अच्छा, ये मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा ये दिखाएगा क्या, नहीं दिखाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 1 मिनट समय दो मुझे, खोल के दिखाता है मैं। डिफ्रैक्शन वाला खोल के दिखा रहा है, चिंता मत करना, आवाज जा रहा है ना, मैं हूं बेटा, मैं हूं, घबराना नहीं। चलो गाना सुनाता हूं तब तक। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, तन्हाई दूर करते थे गुनाह भाग करके। चल क्यों नहीं रहा है भाई, मुझे ये देखना है, ये चलाना है, ये चल क्यों नहीं रहा। चलो आगे। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, तन्हाई दूर करते थे गुनाह भाग करके। देखो आओ तुमको डिफ्रैक्शन दिखाते। अब क्या किया मैंने, यहां पर एक हमने सर्कुलर होल लिया जैसे आपको बताया था। अभी सर्कुलर होल का जो डायमेंशन है वो लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल है। अब यहां पे मैंने ये सोर्स ऑन कर दिया, जैसे ही सोर्स ऑन किया, यहां पे अपरेटस देखो, ये सिंगल स्लिट है, यहां पे लाइट फॉल करे, ये देख रहे हो, ये एकदम हल्का सा व्हाइट कलर का यहां पे एक होल दिखाई दे रहा हुआ है, जिसको मैग्नीफाई करके यहां दिखा रहे हैं। अब इस होल से जब लाइट फॉल कर रहा, तो यहां पर लाइट इस सिर्फ टीनी होल से निकल के आया, वो बेंड हो गया देखो, और बेंड होकर यहां पे जो परछाई बन रहा है देखो, यहां पे सर्कुलर होल मैंने बोला था, इसके साइज से थोड़ा बड़ा होगा, फिर डार्क होगा, फिर सर्कुलर होल होगा, लेकिन इसका डायमेंशन भी कम होगा और इंटेंसिटी भी कम होगा। देखो डायमीटर बढ़ा के दिखा देता हूं, ये देखो, ये मैंने बहुत बड़ा कर दिया। अब जैसे ही इसको मैंने बहुत बड़ा किया, मतलब इसका डायमेंशन लाइट के वेवलेंथ के कंपेयर में बहुत ज्यादा हो गया, तो देखो एक सिंगल होल यहां पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ब्राइटनेस देखो कैसा दिखाई दे रहा है सर, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम ध्यान से देखोगे तो इतना पतला डार्क फ्रिंज बनेगा कि वो दिखेगा ही नहीं। मतलब आपको क्या दिख रहा है कि यहां पे बड़ा सा होल है और बड़ा सा होल का यहां पे लाइट आया, बस ये दिखेगा। जब इसकी डायमीटर थोड़ी कम करोगे, लाइट के वेवलेंथ के कंपेयर करोगे, तो ज्यादा अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा। देखो कितना अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न दिखा है, देखो उसको दिखाते हैं हम रेक्टेंगुलर शेप से, लड़की का इमेज बनाते हैं, लड़की का डिफ्रैक्शन देखो, ये लड़की का डिफ्रैक्शन, ये देखो लड़की है, ये है लड़की, और लड़की का डिफ्रैक्शन हो गया। चलिए ये क्या बना है, भूत बन गई क्या लड़की? भूत नहीं बनी है, लड़की का डिफ्रैक्शन हुआ है, ये लड़की ही है, ऐसे देखो, ऐसे ही तो है, ऐसे 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 लाइट के सामने खड़ी हो गई लड़की। सर लड़की का साइज डायमेंशन लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल थोड़ी ना होगा, मैं मिनी क्रिएचर है, एकदम छोटी सी लड़की है जिसका डायमेंशन लाइट के वेवलेंथ के कंपेयर में है, वहां से जब लाइट फॉल किया तो डिफ्रैक्शन ऐसा पैटर्न बनेगा। तो सर ये तो चलो लड़की, ये सब क्या है? तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में ब्राइट डार्क का पैटर्न नहीं बनता है, वो ऐसा बना है। सर नहीं समझ आ रहा, छोड़ दो, तो इतना थोड़ी ना समझना है तुमको, तो एक सिंपल सर्कल का समझना है, देखो ऐसा बनता है, ऐसा ही तो मैंने बना के दिखाया तुम्हें यहाँ पे।
तो लेकिन आपने ऐसा दिखाया है कि यहां पे बना है, भाई मेरे साइड व्यू है ये, थोड़ा सा साइड व्यू है, इसलिए यहां पे एक चीज दिख रहा है। जैसे तुम यहां से देखोगे, अब भले ये पूरा सर्कल होगा लेकिन तुमको तो यही दिखाई देगा ना, साइड व्यू है थोड़ा सा इसका। क्लियर है? लाइट बेंड कर होके बनाया है। तो आइए डिफ्रैक्शन थोड़ा समझते हैं। ये मैं थोड़ा सा कहानी प्लॉट कर रहा था कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। आइए समझते हैं डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन बड़ा सिंपल सा फिनोमेना है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज अ वेरी सिंपल फिनोमेना। क्या कहता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? बेंडिंग ऑफ लाइट रेज फ्रॉम द शार्प एज ऑफ एन ओपेक ऑब्स्टेकल और एपर्चर। बेंडिंग ऑफ लाइट या बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम शार्प एज ऑफ ओपेक और aperture. It is spreading in the geometrical shadow region is defined as the diffraction of light or deviation of light from the rectilinear propagation. मतलब वो सीधा ना चल के थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर गया, डेविएट कर गया. टेंडेंसी ऑफ डेफिनेशन इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. दिस फेनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो दो तरह का डिफ्रैक्शन एक्चुअल में होता है. टू टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन. पहला है फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, नॉट इन सिलेबस. नॉट इन सिलेबस, नाम ही आपको याद रखना जानना है बस, सिलेबस में नहीं है. दो कैटेगरी में होते हैं फ्रेजनल डिफ्रैक्शन. फ्रेजनल डिफ्रैक्शन में सोर्स एंड स्क्रीन फाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं. सोर्स एंड स्क्रीन आर एट फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब पास रखते हैं. कहां रखते हैं? पास रखते हैं, फाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं. इसमें जो वेव होता है स्फेरिकल वेव हो जाता है. स्फेरिकल वेव, पॉइंट सोर्स रखते हैं स्क्रीन के पास, स्फेरिकल वेव से डिफ्रैक्शन होता है. ठीक है. फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन अलग चीज है. फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में सोर्स एंड स्क्रीन को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं. सोर्स एंड स्क्रीन अरे यहां पे लिखा है डेफिनेशन तो वैसे. इन फ्रेजनल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, फ्रेजनल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, क्लास मतलब टाइप. इन फ्रेजनल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द स्क्रीन आर इन जनरल एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्शन अपर्चर. फाइनाइट डिस्टेंस पर रखते हैं. ठीक है. और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में सोर्स और स्क्रीन इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखते हैं. यहां पे लिखा होगा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन. In the Fraunhofer class of diffraction, source and the screen are at infinite distance from the aperture. This condition is achieved by placing the source on the focal plane of the convex lens. देखो क्या है कि यहां पे हम एक कॉन्वेक्स लेंस रख देते हैं और यहां पे लाइट सोर्स रख देते हैं. लाइट सोर्स अगर कॉन्वेक्स लेंस के फोकल पे है तो जो भी रे जाएगा वो पैरेलल बन जाएगा, जो भी रे जाएगा पैरेलल बन जाएगा, रे पैरेलल बन जाएगा. अब पैरेलल रे कहां से आता है? इन्फिनिटी से. तो हम बोलेंगे कि ये सोर्स इन्फिनिटी पे है, लेकिन एक्चुअल में सोर्स कहां है? यहां है. लेकिन हम क्या मानेंगे? सोर्स इन्फिनिटी पे है. गजब जुगारू मास्टर टोपीबाज आदमी है रे. सोर्स तो यही है लेकिन हम सोर्स इन्फिनिटी पे मानेंगे क्योंकि पैरेलल रेस तो इन्फिनिटी से आती है. भाई साहब, मतलब यहां पे वेव फ्रंट कैसा होगा? प्लेन वेव फ्रंट. प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट. इस कंडीशन को हम कैसे अचीव करते हैं? क्या सच में सोर्स को इन्फिनिटी पे रखते हैं? नहीं, सोर्स को हम कन्वेक्स लेंस के फोकल पे रख देते हैं. गजब टोपीबाज आदमी निकले. डिफ्रैक्शन इज पॉसिबल इन ऑल टाइप ऑफ वेव, मींस मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सोर्स डिफ्रैक्शन. मतलब लाइट भी डिफ्रैक्शन शो करता है, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव. तभी तो मैंने बोला था, सॉरी, साउंड भी डिफ्रैक्शन शो करता है और इवन ज्यादा अच्छा डिफ्रैक्शन शो करता है. बेंडिंग ऑफ साइड इज बेंडिंग ऑफ साउंड इज वेरी वेरी मच इजियर देन बेंडिंग ऑफ लाइट. साउंड का भी डिफ्रैक्शन होता है. तो कोई पूछ ले, बढ़िया सवाल है, बढ़िया कंसेप्ट है कि डिफ्रैक्शन किसका होता है? मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल दोनों वेव का होता है. ठीक है. डिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर, साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल और एपर्चर. ऑब्स्टेकल की साइज पे डिपेंड करेगा ना, कितने साइज का ऑब्स्टेकल है. एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव, वेव की वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, जो कि हम आगे और डिटेल में समझेंगे. कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन मैंने बता ही दिया. साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल और अपर्चर शुड बी नियरली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट. लेमडा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट. ए को नीचे ले आएंगे तो ए, एक मिनट, ए को नीचे लाओगे तो ए बाई लेमडा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.
या lambda by a is approximately equal to 1. If the obstacle is much greater than the wavelength of light, then rectilinear motion of the light is observed. ये मैंने फोटो बना के आपको पढ़ा दिया है, ये फोटो बना के मैंने समझा दिया, भले लिख लीजिएगा लेकिन फोटो बना के समझा दिया मैंने एकदम. साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल is much greater than wavelength of light, then rectilinear motion of the light is absorbed. Rectilinear motion of the light is absorbed. चलिए Fraunhofer diffraction हम पढ़ते हैं. In Fraunhofer diffraction, both source and screen are effectively at an infinite distance from the diffracting device, and pattern is the image of source modified by the diffraction effect. Diffraction at a single slit, double slit are the example of Fraunhofer diffraction. डबल स्लिट से भी डिफ्रैक्शन कराते हैं, लेकिन सिलेबस में आपको सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन ही पढ़ना है. तो चलिए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन हम समझते हैं. यहां पे देखिए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, ये है बेटा सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन. सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन. मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट सोर्स था और ये कॉन्वेक्स लेंस के फोकल पे मैंने पॉइंट सोर्स रख दिया. तो ये पॉइंट सोर्स से जो लाइट आएगा वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा. और पैरेलल रे कहां से आते हुए दिखाई देते हैं, इन्फिनिटी से आते हुए दिखाई देते हैं. तो ये सारे पैरेलल रे कहां से आते हुए दिखाई देंगे, इन्फिनिटी से आते हुए दिखाई देंगे. क्या ये केस आपको समझ में आ गया, ये कंडीशन बहुत खास नहीं है. तो ये लाइट रेस आ रहा है, ये लाइट आ रहा है. अब लाइट इस स्लिट के रीजन में आके फॉल किया. तो यहां से यहां तक तो ओपेक बाउंड्री है, ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है, यहां से लाइट पास नहीं करेगा, यहां से लाइट पास नहीं करेगा. लेकिन यहां से यहां तक के बीच में लाइट पास करेगा. यहां से यहां के बीच के डिस्टेंस को अगर हम ए बोल देते हैं, ए डिस्टेंस बोल दिया मैंने, ए, यहां से यहां के बीच के डिस्टेंस को ए बोल दिया. तो एग्जैक्टली सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो बनेगा, जितने भी लाइट आ रहे हैं उसका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहां बनेगा. हाँ सर, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो यही बनेगा. अब जरा देखिए, अगर आप यहां पे वेव फ्रंट बनाओगे तो इसका वेव फ्रंट कैसा होगा बेटा, ऐसा. पैरेलल रेज का वेव फ्रंट पैरेलल ही होता है, ऐसा वेव फ्रंट आएगा. अब वेव फ्रंट चलता हुआ आ रहा है. अब एग्जैक्टली यहां पर जो वेव फ्रंट पर आएगा, उस वेव फ्रंट का हर पॉइंट क्या लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, वेव फ्रंट का हर पॉइंट क्या लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा. हाँ सर, वेव फ्रंट का हर पॉइंट लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा. तो मैं थोड़ा पीछे वाला ही डायग्राम एज्यूम कर लेता हूं, यहां वाला. तो ये भी लाइट सोर्स है, ये भी लाइट सोर्स है, ये भी लाइट सोर्स है, ये भी लाइट सोर्स, ये भी लाइट सोर्स, ये भी, बहुत सारे लाइट सोर्स. अब जब हम YDSC की बात करते थे तो दो छोटे छोटे स्लिट में कितने सोर्स लेते थे, दो सोर्स लेते थे. एक लाइट सोर्स यहां, एक लाइट सोर्स यहां. लेकिन यहां पे एक ही स्लिट में कितने लाइट सोर्स होंगे, देयर आर इनफाइनाइट लाइट सोर्स कैन बी एज्यूम्ड एट द स्लिट. इस स्लिट में कितने लाइट सोर्स एज्यूम कर सकते हो, इनफाइनाइट लाइट सोर्स एज्यूम कर सकते हो. अब वहां पे हम जब इंटरफ्रेंस कराते थे तो इंटरफ्रेंस में तो दो ही लाइट सोर्स लेते थे, एक लाइट सोर्स यहां, एक लाइट सोर्स यहां. इससे और इससे हम इंटरफ्रेंस पैटर्न देखते थे, तो दो लाइट सोर्स लेते थे. अब यहां पे स्लिट तो एक ही है, लेकिन इस स्लिट में जो वेव फ्रंट आया, वेव फ्रंट का हर पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा. तो ये भी लाइट सोर्स, ये भी लाइट सोर्स, ये भी लाइट सोर्स, ये भी लाइट सोर्स, 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 लाइट 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 लाइट. अब यहां से यहां तक तो लाइट सोर्स हमारे काम का नहीं है, क्योंकि उससे जो लाइट निकलेगा इस बाउंड्री से पास नहीं कर पाएगा. लेकिन ये जो लाइट सोर्स है एग्जैक्टली स्लिट के बीच में आया है, ये सारे लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे. सारे लाइट सोर्स कैसे बिहेव करेंगे, सोर्स की तरह बिहेव करेंगे. सर बहुत सारे लाइट सोर्स आ गए, हाँ बहुत सारे लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे. अब अगर मैं मानता हूं कि सेंटर पे जितने भी लाइट हैं सबसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है. अब पोजीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की मैं बात करता हूं, मैं वाई डिस्टेंस पर यहां पे देखता हूं. मान लो यहां से जो लाइट आया यहां पहुंचा, और इस पॉइंट से जो लाइट आया वो यहां पहुंचा. इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का होगा,
तो हमने बोला है सोर्स और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस इनफाइनाइट रखेंगे, बहुत लार्ज रखेंगे, तो कैपिटल डी तुम्हारा बहुत बड़ा स्मॉल डी से। तो क्या मैं फिर से वही कंडीशन लगा सकता हूं कि इन दोनों के बीच में अगर ये एंगल यहां से मैं मान लेता हूं कि थीटा है, अगर ये एंगल मैं थीटा मान लेता हूं या बीच से मैं डिस्टेंस को थीटा मान लेता हूं, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। जी सर, यहां से यहां तक लेंथ कितना है, यहां से यहां का लेंथ कितना है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट का लेंथ कितना है, ए। तो यहां से जो वेव आया है और यहां से जो वेव आया है, स्लिट के दोनों एज से, ये तुम्हारा स्लिट है, ये तुम्हारा स्लिट है, इस स्लिट के दोनों एज से जो वेव आया है, उन दोनों वेव के बीच में कितने का पाथ डिफरेंस होगा। अगर ये ए है और ये थीटा है तो ए साइन थीटा। क्लियर है क्या? ये क्या होगा, ए साइन थीटा। तो ये पाथ डिफरेंस बिटवीन टू सोर्स विच आर द एग्जैक्टली एट द एज ऑफ स्लिट, दो सोर्स जो एग्जैक्टली एज पे है, यहां पे और यहां पे एज पे है, उसके बीच का पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा। पाथ डिफरेंस बिटवीन टू सोर्स एग्जैक्टली एट एज, एग्जैक्टली कॉर्नर पे है, उसके बीच में पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो मिड में पॉइंट है उसके बीच और जो एज पे पॉइंट है उसके बीच का पाथ डिफरेंस क्या होगा, तो जस्ट आधा कर दो, ए साइन थीटा बाई 2। सर बीच में भी सोर्स है, हाँ यहां भी एक सोर्स है, यहां भी सोर्स है। अगर इन दोनों सोर्स के बीच में मैं यहां पे डायग्राम बना देता हूं ना, सुंदर सा, कहां बनाऊंगा, यहां बना लेता हूं, चल यहां बना लेता हूं, चल डेमो के लिए यहां बना लेता हूं। मान लो यहां पे एक सोर्स है और यहां पे सोर्स है, स्लिट के एग्जैक्टली एज पे, ये डिस्टेंस ए है। तो इन दोनों के बीच में अगर पाथ डिफरेंस तुम्हारा आ रहा है ए साइन थीटा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना आएगा पाथ डिफरेंस, तो आधा आएगा, ए साइन थीटा बाई 2। ये डिस्टेंस बहुत बड़ा माना है, तो ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, तो जीरो पाथ डिफरेंस में बीच में होगा, जीरो पाथ डिफरेंस में बीच में होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जीरो पाथ डिफरेंस में बीच में होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर मैं मानता हूं कि एट वाई देयर इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देयर इज अ डिस्ट्रक्टिव, इफ मैंने एज्यूम किया है, इफ देयर इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट वाई, देन ये जो पाथ डिफरेंस है ए साइन थीटा, दैट मस्ट बी इज इक्वल टू लेमडा। सर लेमडा पाथ डिफरेंस पे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, हां, लेकिन यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस आएगा, इस सोर्स और इस सोर्स के बीच में वो लेमडा आएगा। तो मतलब इन दोनों सोर्स के बीच में पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा लेमडा के बराबर होगा। मतलब मैं मान लो कि यहां पे एक सोर्स है, यहां पे एक सोर्स है, यहां पे बहुत सारे सोर्स हैं ए डिस्टेंस में। अगर इस फर्स्ट सोर्स, और मान लो ये 100 सोर्स है, 100वां सोर्स, मान लो, मैंने मान लिया, बहुत सारे सोर्स होंगे, 100 सोर्स हमने एज्यूम कर लिए। तो अगर पहले सोर्स और 100 सोर्स के बीच में अगर पाथ डिफरेंस है लेमडा, पाथ डिफरेंस, ये समझाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं, पूरा विजुअलाइज करा दूंगा। पाथ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड 100 सोर्स, फर्स्ट एंड 100 सोर्स, मतलब दोनों एज पे जो सोर्स है वो अगर लेमडा है, तो बस मुझे ये बताओ कि पाथ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड 51th सोर्स क्या हो जाएगा। सर लेमडा बाई 2। अगर यहां से यहां के बीच में पाथ डिफरेंस लेमडा है, तो बीच में और इसके बीच में पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, लेमडा बाई 2। अच्छा, पाथ डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड 52nd सोर्स इज लेमडा बाई 2। पाथ डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड 53rd सोर्स लेमडा बाई 2। पाथ डिफरेंस बिटवीन, सो ऑन, समझना थोड़ा सा, 49th एंड 99th सोर्स लेमडा बाई 2। पाथ डिफरेंस बिटवीन 51th एंड 100th सोर्स इज लेमडा बाई 2।
तो मैं कह रहा कि अगर दो सोर्स जो एग्जैक्टली एज में हैं उनके बीच का अगर पाथ डिफरेंस लिम्डा आ गया तो इन दोनों का तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। बिल्कुल, लिम्डा पाथ डिफरेंस पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, हमने पढ़ा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। सर बार बार इंटरफेरेंस क्यों बोल रहे हो, हम तो डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं ना, हम पर डिफ्रैक्शन रहे। इंटरफेरेंस में क्या होता है कि दो स्लिट लेते हैं, दोनों स्लिट के बीच में डिस्टेंस डी होता है, तो दोनों से जो पाथ डिफरेंस आता है वो डी साइन थीटा होता है, जिसमें दो ही सोर्स हम मानते हैं। यहां पे सिंगल स्लिट में क्या होता है, ये थोड़ा सा मैथमेटिकली मुश्किल है लेकिन समझ जाओगे। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन बहुत आसान है। सिंगल स्लिट में हम एक सोर्स लेके तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम कहते हैं कि यहां पे इनफाइनाइट सोर्स है, इनफाइनाइट सोर्स हम मान सकते हैं 100 200 400 ऐसे मान सकते हैं। तो हमने माना कि यहां से यहां तक 100 सोर्स है, उसमें से पहले और लास्ट वाले सोर्स के बीच में अगर पाथ डिफरेंस लेम्डा है तो ये तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, चलो मान लिया मैंने। लेकिन पहले और 51th में क्या होगा, लेम्डा बाई 2 का फेज डिफरेंस, पहले और 51th में लेम्डा बाई 2 का फेज डिफरेंस, तो इन दोनों के मिक्सचर से इन दोनों सोर्स का होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब वहां पे आएगा अंधेरा। सेकंड और 52 के बीच में होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब वहां आएगा अंधेरा। फिर थर्ड एंड 53rd में होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर वहां आएगा अंधेरा। फिर उसी तरीके से दो दो का पेयर बनाऊंगा। अब मैं पहला और लास्ट का नहीं कराऊंगा, मैं कराऊंगा, छोड़ दो, पहला और 51 का, फिर दूसरा और इसका, फिर तीसरा और इसका, ऐसे पेयर बना दूंगा, ऐसे पेयर बना दूंगा। और टोटल कितने पेयर बनेंगे, 50। और 50 पेयर से जो लाइट वेव आएगा सबका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, सबका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। मतलब वहां पे क्या दिखाई देगा, मुझे अंधेरा दिखाई देगा। तो अंधेरा कब दिखाई देगा, मैं फिर से एक बार समझाता हूं। मान लो यहां से यहां के बीच में ये सिंगल स्लिट है, इस सिंगल स्लिट में जो पहला सोर्स है और लास्ट में सोर्स है, इन दोनों के बीच अगर फेज डिफरेंस, सॉरी पाथ डिफरेंस में लेम्डा लेता हूं, इन दोनों में अगर पाथ डिफरेंस लेम्डा आया तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे अगर मैं 100 सोर्स एज्यूम करूं तो इसमें और 50 में लेम्डा बाई 2, तो इन दोनों के पेयर से डिस्ट्रक्टिव, फिर 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 इन दोनों पेयर से डिस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव। तो टोटल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा कब, कब जब ये डिस्टेंस अगर ए है और दोनों के कॉर्नर से जो लाइट आ रहा है उसके वजह से पाथ डिफरेंस जो ए साइन थीटा बराबर लेम्डा हो जाए। तो सेंटर से वाईएथ पोजीशन जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, पोजीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सॉरी डिस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन बोल दे, मतलब इंटरफेरेंस ही तो हो रहा है, मतलब दो दो लाइट पेयर का इंटरफेरेंस ही तो करा रहे हैं। पोजीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ए साइन थीटा बराबर लेम्डा। अब यहां पे ऑब्वियस सी बात है कि डी बहुत बड़ा लोगे तुम, अगर डी बहुत बड़ा लोगे तो ये y बाई डी ये तुम्हारा थीटा हो जाएगा, y बाई डी हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा को हम लिख लेंगे y बाई डी इज इक्वल टू लेम्डा, तो y बराबर हो जाएगा लेम्डा कैपिटल D बाई ए। ये फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पोजीशन है। अगर तुम जनरलाइज रखोगे तो यह आ जाएगा तुम्हारा n लेम्डा, तो n की वैल्यू रख दो, वेयर n इज 1 या 0 रख दो, नहीं 0 नहीं रख सकते, 1 से शुरू करें, 1 2 3 4 5, क्योंकि y इज इक्वल टू 0 पे तो ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, y इज इक्वल टू 0 पे क्या बन रहा है, ब्राइट फ्रिंज बन रहा है। ये पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। तो ये उल्टा कहानी हो गया, इंटरफेरेंस का जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो पोजीशन होता था वहां पे यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पोजीशन हो रहा है। y इज इक्वल टू n लेम्डा कैपिटल D बाई ए। सर लेम्डा पे तो हमें समझ में आ गया, आपने लेम्डा पे कहानी बना दिया जोरदार टोपीबाज आदमी की तरह यहां पे कहानी बना दिया कि साला जो पहला है उसका सौम्य के साथ नहीं देख रहे हैं। सर एक काम करो, पहले को सौम्य के साथ कंस्ट्रक्टिव बना दो, इन दोनों के बीच में लेम्डा का डिफरेंस है, तो क्या दूसरे और 99 में लेम्डा होगा, नहीं उसमें कमी होगा ना, तो फिर वो देखना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए पहला और 100 का नहीं कराया, पहला और 50 का कराया, दूसरा और 51 का कराया, तीसरा और 52 का कराया, कुछ इस तरीके से लेम्डा बाई 2 ले लिया।
अब मान लो कि यहां और यहां में फेज डिफरेंस ए साइन थीटा अगर 2 लेमडा के बराबर है तो डिस्ट्रक्टिव कैसे होगा? तो मान लो पहले और 100 में 2 लेमडा है, पहले और 100 में 2 लेमडा है, तो यहां से 50th में क्या होगा? लेमडा, और यहां से यहां तक क्या होगा? लेमडा। अब सुनना अच्छे से, अब पहले और 25वें में क्या होगा? लेमडा बाई 2। 26वें में और 50वें में क्या होगा? लेमडा बाई 2। 51 और 75 में क्या होगा? लेमडा बाई 2। एंड 76 एंड 100 में क्या होगा? लेमडा बाई 2। दूसरे और 26 में लेमडा बाई 2। समझ रहे हो? फर्स्ट एंड 25th में लेमडा बाई 2, फिर सेकेंड एंड 26th में लेमडा बाई 2, फिर थर्ड एंड 27 में लेमडा बाई 2, फिर 24, ये 26 यहां से आएगा, सॉरी 26 होगा, ये 27 होगा, या 28 होगा, 3 और 28, फिर आएगा 25 और 50 में लेमडा बाई 2, फिर 26 एंड 51 में लेमडा बाई 2। इस तरीके से यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन जाएगा। तो जो भी इवन लेमडाज है, n की वैल्यू 1 2 मतलब सॉरी नेचुरल नंबर में जो इंटीग्रल आता जाएगा, लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, 5 लेमडा, यहां पे तुम्हारा बनता जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पहला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां बनेगा? पोजीशन ऑफ फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पोजीशन ऑफ फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन में कहां बनेगा? तो फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा y इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी बाई ए पर, लेमडा कैपिटल डी पर ए, लेमडा कैपिटल डी बाई ए। अब लेमडा कैपिटल डी बाई ए दोनों तरफ, लेमडा कैपिटल डी बाई ए दोनों तरफ ना, ये सिंगल स्लिट है यहां पर, यहां से ऊपर में y बराबर लेमडा कैपिटल डी बाई ए, और नीचे भी उतना ही डिस्टेंस पर बनेगा y बराबर लेमडा कैपिटल डी बाई ए। तो y बराबर लेमडा कैपिटल डी बाई ए, y बराबर लेमडा कैपिटल डी बाई ए, यहां से यहां तक ब्राइट फ्रिंज बनेगा। देखिए ये आपका बनेगा ब्राइट फ्रिंज, ये आपका बनेगा ब्राइट फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कितनी हो जाएगी? दोनों तरफ अगर देखे जाएंगे तो विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू 2 लेमडा डी बाई ए। नीट में डायरेक्ट 2 बार सवाल यही पूछा है, बस इतना सा। हाँ, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज डायरेक्ट 2 बार सवाल पूछा है, 2 लेमडा कैपिटल डी बाई ए, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज 2 बार सवाल पूछा है, 2 बार सवाल पूछा है। ठीक है सर, समझ में आ गया। उसके बाद यहां पे क्या बना है? डार्क फ्रिंज। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगा? तो सेंट्रल ब्राइट हो गया, सेंट्रल ब्राइट, यहां पे बना तुम्हारा डार्क, यहां पे बना डार्क। अब यहां पे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगा? तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए मैंने बोला कि यहां से लाइट यहां पहुंचा, यहां से लाइट यहां पहुंचा, और यहां से लाइट कहीं यहां पहुंचा। इन दोनों के बीच में अगर एग्जैक्टली एज पर जो सोर्स है, पीछे आते फिर से, एज पर जो सोर्स है, यहां पर जो सोर्स है, उसके बीच अगर मैं पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 लेता हूं, तो लेमडा बाई 2 तो पाथ डिफरेंस यहां पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि एग्जैक्टली अगर तूने यहां लेमडा लिया तो लेमडा से तो ज्यादा ही होगा। तो सर लेमडा बाई 2 पे क्या बना है? लेमडा बाई 2 पे तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बना है। पाथ डिफरेंस सिमेट्रिकली बढ़ता है ना बाबू। अगर मैं दोनों लाइट के बीच में ले लूं तो पाथ डिफरेंस 0 पे क्या बना है? सेंट्रल ब्राइट। लेमडा बाई 2 पे भी सेंट्रल ब्राइट आ गया। एग्जैक्टली पाथ डिफरेंस लेमडा पे तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव पैटर्न बना है, उसके बाद 2 लेमडा पे भी डिस्ट्रक्टिव पैटर्न बना है। अब यहां पे बीच में आएगा 3 लेमडा बाई 2, फिर आएगा तेरा 3 लेमडा, 2 लेमडा के बाद 5 लेमडा बाई 2, अरे 2.5 हो गया ना 5 लेमडा बाई 2, फिर आएगा तेरा 3 लेमडा। अब सुनो, यहां से मैं बहुत बढ़िया पैटर्न बनाता हूं जिससे मजा आ जाएगा तुम्हें। डेल्टा एक्स बराबर देखो 0, फिर मानो लिखा मैंने लेमडा बाई 2, फिर आया तेरा लेमडा, फिर आया 3 लेमडा बाई 2,
फिर आया 2 लेमडा, फिर आया 5 लेमडा बाई 2, फिर आया 3 लेमडा, फिर आया 7 लेमडा बाई 2। ठीक है, इस तरीके से कुछ। अब यहां पे देखना बेटा, यहां पे देखना कि यहां से यहां तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बना है, सेंट्रल ब्राइट बना है सर, लेमडा बाई 2 पे भी ब्राइट और 0 पे भी ब्राइट। हाँ, अगर मान लो इसके और इसके बीच है लेमडा बाई 2, मान लो दो एज के बीच में मैक्सिमम पाथ डिफरेंस आया लेमडा बाई 2, तो इसके और सेंटर के बीच में क्या आएगा सर, लेमडा बाई 4। अच्छा, इसके और इसके बीच में क्या आएगा, लेमडा बाई 8। इसके और इसके बीच में क्या आएगा, लेमडा बाई 16। तो देखोगे तो लेमडा बाई 2 अगर मैक्सिमम यहां से यहां के बीच में है, तो इसके और इसके बीच में आ जाएगा लेमडा बाई 4 का। मैक्सिमम यहां से यहां तक अगर लेमडा बाई 2 है, यहां से यहां तक अगर लेमडा बाई 2 है, तो इसके और इसके बीच में क्या आ जाएगा बेटा, लेमडा बाई 4। तो लेमडा बाई 4 पे तो ब्राइटनेस आएगी ना कुछ ना कुछ, लेमडा बाई 4 पार्ट डिफरेंस पे तो ब्राइटनेस कुछ ना कुछ आ ही जाएगी। ठीक है, तो यहां पे कंस्ट्रक्टिव का ही पार्ट होगा। हाँ, बहुत हाई ब्राइटनेस बीच में होगा, ऊपर में ब्राइटनेस थोड़ी कम होगी, लेकिन यहां पे कंस्ट्रक्टिव आएगा। लेमडा पे एग्जैक्टली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आया है, डीआई आया है, फिर यहां से तुम्हारा सीआई आएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहां पे चमकेगा। 3 लेमडा बाई 2 पे फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिख दो, फर्स्ट सीआई, फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये तुम्हारा फर्स्ट डीआई था, ये तुम्हारा बनेगा सेकंड डीआई, यही तो बना है फॉर्मूला तेरा, सेकंड डीआई। ये बनेगा तुम्हारा सेकंड सीआई, ये तुम्हारा थर्ड डीआई। इसीलिए पोजीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर तुम देखोगे तो ये आया है एन लेमडा बाई कैपिटल डी बाई ए। हाँ, वहां पे जो स्मॉल डी था वहां पे ए है, देख मिला लेते ना, एन लेमडा कैपिटल डी बाई ए, यही है एन लेमडा कैपिटल डी बाई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पोजीशन, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पोजीशन। अब आते हैं हम पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इस पे चर्चा करते हैं। सर इसको कैसे जस्टिफाई करोगे, आओ मैं तुम्हें बताता हूं। अगर फर्स्ट एंड, अच्छा ये एक एक्सप्लेनेशन का तरीका है, एक्चुअल में कुछ हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला, एक्सपेरिमेंटली मिला, उसको इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं बेटा, और कुछ नहीं है। तो अगर मैं फर्स्ट और लास्ट के बीच में तुम्हारा टोटल वेवलेंथ मतलब फेज डिफरेंस बता, पार्ट डिफरेंस बता तो 3 लेमडा बाई 2 का, 3 लेमडा बाई 2 का, 3 लेमडा बाई 2 पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 3 लेमडा बाई 2। तो मैं क्या करूंगा, इसको 3 हिस्से में बांटूंगा, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 3 हिस्से में बांटा। ये फर्स्ट सोर्स है, ये तुम्हारा 100 सोर्स है, ये 66, ये 33 सोर्स है। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में फेज डिफरेंस कितने का आएगा, लेमडा बाई 2 का। इसमें कितने का आएगा, लेमडा बाई 2 का। इसमें कितने का आएगा, लेमडा बाई 2 का। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां से और इसके में कितने का फेज डिफरेंस है, लेमडा बाई 2 का। इसमें कितने का हो, 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 लेमडा बाई 2 का। फर्स्ट एंड 33 में लेमडा बाई 2, सेकेंड और 34 में, फर्स्ट 33 लेमडा बाई 2, सेकेंड और 34 लेमडा बाई 2, थर्ड एंड 35 लेमडा बाई 2, 32 एंड 66 लेमडा बाई 2, कुछ यही आ जाएगा। तो 1 से 66 तक तो लेमडा बाई 2 का आ गया फेज डिफरेंस हर पेयर में। अब ये जो लेमडा बाई 2 है, ये बचा हुआ तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा देगा। यहां से यहां पे जितने भी सोर्स बचेंगे, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि पहला सोर्स है ये, और ये 100 सोर्स है। ये 33 सोर्स यहां मान लेता हूं, 36 सोर्स और ये 100 सोर्स। इसके बीच में फेज डिफरेंस आ जाएगा तुम्हारा लेमडा बाई 2, यहां से यहां तक आ जाएगा लेमडा बाई 2, यहां से यहां तक आ जाएगा लेमडा बाई 2। तभी तो मैंने इसके एज और इसके एज यहां से यहां तक जो ए साइन थीटा है उसको मैंने मान लिया 3 लेमडा बाई 2। टोटल पार्ट डिफरेंस मैंने क्या मान लिया, 3 लेमडा बाई 2। तो फर्स्ट एंड 34th या 33 के बीच में मैं मानता हूं लेमडा बाई 2, तो सेकेंड और 34 के बीच लेमडा बाई 2, फिर थर्ड एंड 35 के बीच लेमडा बाई 2। इसी तरीके से ये पेयर बनता जाएगा और ये पूरा यहां से यहां तक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा लेगा लेमडा बाई 2 पर। और यहां से यहां तक है, ये तो लेमडा बाई 2 है, लेकिन इन दोनों के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अगर लेमडा बाई 2 है तो मैं तो ये बोलूंगा पहला और एकदम बीच में, यहां से 66 और इसके बीच में ले लेता हूं, तो लेमडा बाई 4, इसके इसमें लेमडा बाई 4, इसमें लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 4, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा लेगा। तो यहां पर जो जनरलाइज इक्वेशन बनेगा फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, पोजीशन क्या हो जाएगा, तो देखो A
tan थीटा या a sin थीटा बराबर 3 लैम्डा बाई 2, ये पार्ट डिफरेंस हो गए। tan थीटा को y बाई कैपिटल डी लिख सकते हो, y बाई कैपिटल डी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2a। अब इसका जनरलाइज इक्वेशन क्या बनेगा, तो जनरलाइज इक्वेशन बन जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2a, जिसमें फर्स्ट के लिए यहां पर n की वैल्यू 2 से शुरू होगी। कैसे, तो n को 2 रखो, 2 दूना 4 में से एक जाएगा 3 लैम्डा बाई 2, तब आएगा यहां पे 3 लैम्डा बाई 2, 2 3 4 5 6 7। अब यहां पे समझदार बच्चे बोलेंगे सर आपने कुछ नहीं किया, बस इतना किया है कि जो इंटरफेरेंस में बन रहा था डिफ्रैक्शन में कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव हो गया, डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव हो गया। हाँ तुम कह सकते हो, लेकिन बस एक बात ध्यान देने वाली है, यहां पे एक बात ध्यान देने वाली है, मैं लिख के बता देता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बात ध्यान देने वाली है, क्या ध्यान देने वाली है? एक बात, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन में मैं अगर इंटरफेरेंस की बात करूं तो बेटा पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज बोलो क्या होगा? बहुत आसान है बेटा, कैसे? कैपिटल डी स्मॉल डी ऊपर नीचे हो गए तो जानते ही हो, n लैम्डा, खत्म। ये पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज है। पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज बताओ, nth डार्क फ्रिंज बताओ, तो डार्क फ्रिंज हो जाएगा 2n माइनस 1 लेमडा कैपिटल डी बाई 2d। 20-25 सवाल मैंने करके दिखाया तुम्हें। यहां पे n की वैल्यू कहां शुरू करोगे? 1 से, फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क, थर्ड डार्क, फोर्थ डार्क। यहां पे n की वैल्यू कहां जीरो करोगे? सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, यही कहानी है। यहां पे फ्रिंज विड्थ क्या हो जाता है? लेमडा कैपिटल डी बाई डी। एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या हो जाता है? लेमडा बाई डी। यही कहानी है। और डिफ्रैक्शन में क्या हुआ? उल्टा हो गया। डिफ्रैक्शन में क्या हुआ है? डिफ्रैक्शन में क्या हुआ है? जो पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज है वो है n लेमडा डी बाई ए। बस देखो जाके। और यहां पे n की वैल्यू कहां शुरू हुई है? पहला डार्क, दूसरा डार्क, तीसरा डार्क, चौथा डार्क, ऐसे। और पोजीशन ऑफ nth bf जो है वो शुरू हुआ है ब्राइट फ्रिंज 2n माइनस 1 लेमडा डी बाई 2d से। जहां पे n की वैल्यू शुरू हुई है 2 3 4 5, ये आया है। ब्राइट फ्रिंज यहां पे उल्टा हो गया। ये 2 रखोगे तो फर्स्ट ब्राइट बनेगा और सेंट्रल ब्राइट अलग है। सेंट्रल ब्राइट की जो विड्थ है वो आएगी 2 लेमडा डी बाई ए। ये सेंट्रल ब्राइट की फ्रिंज विड्थ है, फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट ऑफ सेंटर। बाकी विड्थ की फ्रिंज विड्थ जो होता है ना वो देखोगे, जैसे मान लो यहां पे डार्क फ्रिंज है तुम्हारा एनवा, और उससे पहले वाले डार्क फ्रिंज से घटा दोगे तो बाकी बात जो डिफरेंस दिखता जाएगा ना बाकी फ्रिंजेस का, वो होगा लेमडा डी बाई ए। लेकिन सेंटर वाले का डबल होगा फ्रिंज विड्थ फॉर ऑल रिमेनिंग फ्रिंजेस। चाहे ऑल रिमेनिंग जितने भी डार्क ब्राइट होंगे सबकी विड्थ होगी लेमडा डी बाई ए, लेकिन सेंटर वाले की विड्थ होगी 2 लेमडा डी बाई ए। और इसका रीजन बड़ा सिंपल है, क्यों? क्योंकि सेंटर में ये 2 इंक्लूड हो गए हैं। बाकी ये देखो 0 लेमडा बाई 2 लेमडा, 3 लेमडा बाई 2 2 लेमडा, 5 लेमडा बाई 2 ऐसे आया है, तो इसमें 2 इंक्लूड हो गए हैं, 0 एंड लेमडा बाई 2। इसीलिए सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई ज्यादा होगी। और ये तो एक्सपेरिमेंटली मैंने दिखाया भी है आपको, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई ज्यादा होती है। एक्सपेरिमेंटली दिखाया भी, देखिए सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई ज्यादा होती है, एक्सपेरिमेंटली दिखाया भी है। आओ यहां पे ये है फॉर मिनिमा, डिफ्रैक्शन में मिनिमा ए साइन थीटा बराबर n लेमडा पर होता है। फॉर मैक्सिमा ए साइन थीटा बराबर 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 होता है, जहां पे गिनती 2 से शुरू होगी। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा होता है 2 लेमडा डी बाई ए। बाकी विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा होगा देखो लेमडा डी बाई ए। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा होगा लेमडा 2 लेमडा बाई ए। देखो एंगुलर विड्थ क्या होता है? विड्थ बटा कैपिटल डी, ये होता है एंगुलर विड्थ। तो सेंट्रल मैक्सिमा की बात करोगे तो 2 लेमडा कैपिटल डी बाई ए था, अब डी से घटा दो तो 2 लेमडा बाई ए बनेगा। एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी लेमडा बाई ए हो जाएगा। इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है, इंटेंसिटी की वैल्यू, इंटेंसिटी भी वेरी करता है, हालांकि ये पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछ दे तो मैं यहां पे लिख देता हूं। जो इंटेंसिटी होता है वो होता है आई नॉट का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2 बटा साइन 5/2। ऐसा ही था क्या? मैं भूल गया थोड़ा सा, नहीं सिंपल 5/2। ओके मैं यही लिख देता हूं, इंटेंसिटी
आई बराबर आई नॉट साइन स्क्वायर 5/2 बटा 5/2, बस ये आता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला। जितने फेज डिफरेंस पे आगे बढ़ते जाओगे इंटेंसिटी थोड़ा सा सेकेंडरी मैक्सिमा का, फिर थर्ड मैक्सिमा का, फिर फोर्थ मैक्सिमा का घटते जाता है। ये डिफ्रैक्शन है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये क्या है, डिफ्रैक्शन है। ये डिफरेंसेस है, तुम देख सकते हो इसमें जो तुमने सोचा था वही डिफरेंसेस होंगे। जैसे इंटरफ्रेंस में सारे फ्रिंजेस की विड्थ सेम होती है, यहाँ पे सेंट्रल का विड्थ डबल होता है, बाकी सबका छोटा होता है। इंटरफ्रेंस क्या है, इज द फेनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट कोहेरेंट सोर्स। इंटरफ्रेंस इज द फेनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट वेव कमिंग फ्रॉम टू सोर्स। ये क्या है, इन दिस फेनोमेना सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम वेव फ्रंट, टू डिफरेंट पार्ट ऑफ सेम वेव फ्रंट, all bright lines are equally bright. Fraunhofer diffraction, all bright lines are equally bright and equally wide. Brightness and width goes on decreasing with the angle of diffraction. हाँ, all bright lines are equally bright and equally wide. Brightness and width goes decreasing. Interference, all bright lines are equally bright and equally spaced. ये गलत लिख दिया है, यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया है, मैं बताता हूँ। अच्छा किया कि मैंने टाइम पे सही कर दिया, नहीं तो ये होमवर्क देने वाला था मैं। ये डिफ्रैक्शन में क्या होता है, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन थोड़ा सा उल्टा है ना बाबू। देखो, इंटरफेरेंस पैटर्न, ऑल ब्राइट लाइंस आर इक्वली ब्राइट एंड इक्वली स्प्लेस्ड, बट इन डिफ्रैक्शन brightness and width goes on decreasing with angle of diffraction, goes on decreasing with angle of diffraction. All dark line totally dark, यहाँ पे dark lines are perfectly dark, their contrast with bright lines and bright goes on decreasing with the angle of diffraction. In interference band large number मिलते हैं, in diffraction band there are few numbers, क्योंकि few numbers इसीलिए क्योंकि ज्यादा नंबर पे जाओगे तो ब्राइटनेस इतना कम हो जाता है कि वो डिस्टिंग्विश हो जाता है ना, क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। समझ गए ये बात। अब ये छोटे छोटे से सवाल है, बहुत आसान है, बहुत इजीली कर लेंगे आप। एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन इज इतना, इज थीटा नॉट। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा होता है 2 लैम्डा बाई ए, क्योंकि विड्थ होता है 2 लैम्डा डी बाई ए। एंगल के लिए हम क्या करते हैं, अरे सिंपल सी बात है, ये तेरा चौड़ाई है और ऐसे एंगल देखते हैं हम, ये अल्फा, ये कैपिटल डी है, तो ये जो तुम्हारा आर्क लेंथ है बीटा इज इक्वल टू अल्फा डी नहीं हो जाएगा, तो अल्फा बराबर बीटा डी। क्लियर है। व्हेन द सेम स्लिट इज इल्यूमिनेटेड विद अनदर मोनोक्रोमेटिक लाइट द एंगुलर विड्थ डिक्रीजेस बाय इतना, एंगुलर विड्थ कम हो गया, देन वेवलेंथ ऑफ द लाइट क्या हो जाएगा, एंगुलर विड्थ 30% से डिक्रीज हुआ, डिक्रीजेस बाय 30%, तो 70% एंगुलर विड्थ रह जाएगा, तो वेवलेंथ भी 70% रह जाएगा, क्योंकि एंगुलर विड्थ अल्फा की बात यहां पे करें तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, लेमडा बढ़ेगा तो अल्फा बढ़ेगा, लेमडा घटेगा तो अल्फा घटेगा। बड़ा सिंपल सा रिलेशन है यहाँ पर, बड़ा सिंपल सा रिलेशन है। चलो अब ये सब होमवर्क दे देता हूँ, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, अगली क्लास में मैं आपको करा दूंगा, है ना। थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया। थैंक यू सो मच, बाय।